इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में बस एक ही डिजायर था, मार्शल आर्ट्स के बिल्कुल पीक पर पहुंचना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो अपनी पूरी लाइफ भी ट्रेनिंग में लगा दे, तो भी उसका ड्रीम पूरा नहीं होगा। उसकी किस्मत में ही नहीं था मार्शल मास्टरी के समिट तक पहुंचना। फिर भी अपने डीप डेस्परेशन की वजह से उसने गिव अप करने से मना कर दिया। उसने एक एंशिएंट लेजेंड को चेज करने का डिसाइड किया। एक पुरानी कहानी, एक डिवाइन ड्रैगन के बारे में जो एक गोल्डन फ्रूट को गार्ड करता था। कहा जाता था कि जो भी उस फ्रूट को खा लेगा, उसे इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी। डिवाइन ड्रैगन गार्डियन के साथ एक फियर्स और डेडली बैटल के बाद वो फाइनली उस सेक्रेट जगह पहुंच गया जहां लेजेंडरी फ्रूट उगता था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेजेंड वाला गोल्डन फ्रूट रियल था। उसकी लेडिएंट गोल्डन लाइट आसपास सब कुछ रोशन कर रही थी और उसमें से एक मिस्टीरियस डिवाइन ऑरा निकल रहा था। लंबी फाइट से थककर वो मारे हुए डिवाइन ड्रैगन की लाश पर बैठ गया। उसकी आंखें चमकते हुए फ्रूट पर टिकी हुई थीं। अपनी सांस लेने के बाद वो धीरे से उठा और पेड़ के पास गया। उसका सीना कॉन्फिडेंस से भर गया। उसे विश्वास था कि इस फ्रूट से वो आखिरकार मार्शल आर्ट्स के उस पीक तक पहुंच सकता है जिसका उसने पूरी लाइफ सपना देखा था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने गोल्डन फ्रूट तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसे निगला, एक अजीब और पावरफुल एनर्जी उसकी बॉडी में दौड़ गई। उसकी नसें फड़कने लगीं, उसका खून उबलने लगा और उसका पूरा जिस्म ऐसे कांपने लगा जैसे उसे डिवाइन पावर से रीफोर्ज किया जा रहा हो। तब पता चला कि इस आदमी का नाम था गिल्फस एल ड्रैगन, जिसे पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन माना जाता था। लेकिन डेकेड्स बाद गिल्फस एल ड्रैगन बूढ़ा हो चुका था। अब वो कमजोरी से अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन उसके आसपास थे। वो आपस में फुसफुसा रहे थे कि उसका टाइम नजदीक आ गया है और उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि वो जल्द ही गुजर जाएगा। उसके सबसे बड़े बेटे गिलियम ने अपने फादर का हाथ जोर से पकड़ रखा था। गिल्फस, जो एल ड्रैगन फैमिली का करंट हेड था, ने अपने बेटे से कहा कि वो उनके चेहरों पर सैडनेस नहीं देखना चाहता, बस उसका टाइम आ गया था। गिलियम ने जबरदस्ती स्माइल किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि उनकी मदर के जाने के बाद मैनर पहले ही उदास हो गया था और फादर के जाने के बाद ये और भी अकेला हो जाएगा। लेकिन गिल्फस ने उसे धीरे से याद दिलाया कि कमजोरी को अपने ऊपर हावी ना होने दे, दुख में डूब ना जाए। फिर जब रूम में शांति छा गई, गिल्फस ने गोल्डन फ्रूट के बारे में सोचा। उसने खुद से एडमिट किया कि आखिर में शायद कोई भी एंशिएंट वर्ल्ड के मिथ्स पर सच में बिलीव नहीं कर सकता। फिर भी वो खुद को फॉर्चुनेट फील कर रहा था, क्योंकि वो इतना लंबा जिया कि उसकी अपनी एक फैमिली थी। उसने अपने लव्ड वन से कहा कि उसने एक लंबी और फुलफिलिंग लाइफ जी है और उसे कोई रिग्रेट्स नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये एक झूठ है। अभी भी वो अपने ड्रीम को छोड़ नहीं पा रहा था। अगर उसके पास और टाइम होता तो वो मार्शल आर्ट्स के पीक को परस्यू करना जारी रखता, वो ड्रीम जो उसने पूरी लाइफ में हासिल नहीं किया था। और इसलिए अपने आखिरी लम्हों में वो उस डिजायर को अपनी आखिरी सांस तक पकड़े रहा। लेकिन एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में गिल्फस ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। कंफ्यूज होकर उसने सोचा कि क्या वो बस सो गया था। सब कुछ अजीब लग रहा था। उसका रूम अलग था, उसकी बॉडी हल्की फील हो रही थी और आसपास की चीजें अनफेमिलियर थीं। जब उसने आखिर में अपने हाथों को देखा तो उसकी आंखें डिसबिलीफ में बड़ी हो गईं। ये मेरे हाथ नहीं है, क्या मैं एक बेबी हूं? उसे जल्द ही रियलाइज हुआ कि वो एक अजीब सिचुएशन में है। लेकिन एक 10 स्टार लेवल मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसने सोचा कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है बिना उसके नोटिस किए। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, डिवाइन ड्रैगन और गोल्डन फ्रूट। वो आखिरकार समझ गया, फ्रूट का इफेक्ट इमॉर्टैलिटी नहीं बल्कि रीइंकार्नेशन था। भले ही ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस रियलाइजेशन ने उसे खुशी से भर दिया। उसे एक और चांस मिला था, एक सेकंड लाइफ उस पीक तक पहुंचने के लिए जिसे वो पहले हासिल नहीं कर पाया था। जल्दी ही उसने नोटिस किया कि वो रूम में अकेला नहीं है। जब उसने इधर-उधर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो एल ड्रैगन मैनर के एनेक्स के अंदर है। किसी तरह वो उसी फैमिली में रीबॉर्न हुआ था। फिर उसने नोटिस किया कि रूम दूसरे इन्फेंट से भरा हुआ था। जैसे ही वो सोच रहा था कि यहाँ इतने सारे बेबीज क्यों हैं, मेड्स का एक ग्रुप अंदर आया जिनके हाथ में बेबी बॉटल्स थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मिल्क के बदले उनके पास एक रेड लिक्विड था। गिल्फस ने देखा कि मेड्स उस क्रिम्सन सब्सटेंस को बॉटल्स में डाल रही हैं। उसने सोचा कि वो इन्फेंट्स को फीड करने वाले हैं, लेकिन अचानक एक मेड एक गॉब्लिन को बाहर ले आई। उन्होंने बॉटल को गॉब्लिन के मुंह में जबरदस्ती घुसा दिया। कुछ ही पलों बाद गॉब्लिन जोर कांपने लगा।
एक लाल रोशनी उसके शरीर से निकली और फिर वो खून की बौछार में एक्सप्लोड हो गया, जो पूरे कमरे में फैल गया। गिल्फस शॉक में फ्रीज हो गया। डर और कंफ्यूजन उसके दिमाग में भर गए। आखिर यहां हो क्या रहा है? एक मेड ने शांति से कहा कि अगर वो सही अमाउंट में पानी एडजस्ट करें तो मिक्सचर सेफ होगा। जैसे ही उन्होंने दूसरे इन्फेंट्स को रेड लिक्विड पिलाना शुरू किया, एक और मेड ने गिल्फस को उठा लिया। उसने बॉटल को देखा और तुरंत समझ गया कि ये मिल्क नहीं है। उससे आ रही एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो सेंस कर सकता था कि ये लिक्विड ड्रैगन ब्लड है और ये एक न्यूबॉर्न की नाजुक बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, मेड ने बॉटल उसके मुंह में डाल दी। इंस्टिंक्टिवली किसी भी इन्फेंट की तरह उसने पीना शुरू कर दिया। तुरंत एक इमेंस पावर उसकी वेन्स में दौड़ने लगी। उसकी छोटी सी बॉडी पेन से कांप रही थी, लेकिन गिल्फस ने इसे पहचान लिया। एंशिएंट ड्रैगन्स का ब्लड उसके अंदर बह रहा था। उसने सोचा ये डेंजरस है, लेकिन शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। पहले उसने रुकने का सोचा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ, अगर वो इस पावर को अब्सॉर्ब कर सकता तो वो अपने पिछले सेल्फ को भी सरपास कर सकता था। वो आखिरकार मार्शल आर्ट्स के असली समिट तक पहुंच सकता था। जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ उसने ड्रैगन्स ब्लड पीना जारी रखा। उसकी नसें फूल गईं, उसकी बॉडी दर्द में तड़प रही थी, लेकिन उसकी विल टूटी नहीं। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, उसने सोचा। मैं गिल्फस एल ड्रैगन्स हूं। वो इन शब्दों को अपने दिमाग में एक मंत्र की तरह दोहराता रहा, दर्द को सहता रहा, जब तक कि मिराक्युलसली उसने उस पर काबू नहीं पा लिया। मेड डिसबिलीफ में देखती रही जब वो पीता रहा, उस चीज से बच गया जो एक डेथ सेंटेंस होनी चाहिए थी। उसकी छोटी सी बॉडी के अंदर दो विशाल ड्रैगन एनर्जीज आपस में टकरा रही थी, डोमिनेंस के लिए लड़ रही थी। जब एक ने आखिरकार दूसरे पर कब्जा कर लिया तो गिल्फस को यकीन नहीं हुआ कि उसने कितनी आसानी से पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था। जब दोनों ड्रैगन फोर्सेस आखिरकार उसके अंदर मर्ज हो गईं, तो उसे रियलाइज हुआ ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। आखिरी बूंद खत्म करने के बाद उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतने ज्यादा पेन से बच गया है। उसकी बॉडी एक्सप्लोड नहीं हुई थी, बल्कि उसने अडैप्ट कर लिया था। उसने नोटिस किया कि कुछ और इन्फेंट्स भी बच गए थे, जिससे उसके अंदर एक स्मर्क आ गया। तो उसने सोचा, एक न्यूबॉर्न के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन जैसा कि एक बेबी की बॉडी से एक्सपेक्टेड था, जल्द ही थकान उस पर हावी हो गई। उसकी पलकें भारी हो गईं और अपनी जीत के बावजूद गिल्फस एल ड्रैगन, सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रीबोर्न, धीरे धीरे नींद में चला गया। 7 साल बाद वो अब इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। वन हैंडेड पुशअप्स करते वक्त एक मैसिव बोल्डर उसके पैरों पर बैलेंस था। जब वो आखिरकार अपने 1000वें काउंट तक पहुंचा, उसने बोल्डर को ऊपर किक किया और जैसे ही वो उसकी पीठ पर नीचे गिरा, गिल्फस को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बॉडी में अब इतनी स्ट्रेंथ है। गिल्फस एल ड्रैगन क्लैन का फॉर्मर फैमिली हेड अब एक नए नाम से रहता था, ज़ीक एल ड्रैगन। ज़ीक ने सोचा कि उसने इतनी कम उम्र में ऐसी फिजिकल पावर कैसे हासिल की, और ये रियलाइज हुआ कि ये सब उसकी वेन्स में बह रहे एंशिएंट ड्रैगन ब्लड की वजह से है। कहा जाता था कि इस दुनिया में हर जीव के पास सोर्स ऑफ पावर नाम की चीज होती है, लेकिन उन्हें बचपन में दिया गया एंशिएंट ड्रैगन ब्लड उस पावर से भरा हुआ था। जो लोग उसे पीने से बच गए, उनकी बॉडीज नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गईं। अपने अंदर डिवाइन ड्रैगन सोर्स ऑफ पावर के साथ ज़ीक जानता था कि वो अपनी पिछली लाइफ में उस एज में पहुंचे लिमिट्स को ऑलरेडी सरपास कर चुका है। और क्योंकि वही अकेला इन्फेंट था जिसने एंशिएंट ड्रैगन ब्लड की पूरी बॉटल पी थी, उसकी बॉडी में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जैसा उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर भी अपनी प्रोग्रेस के बावजूद जो चीज उसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, वो ये थी कि वो अभी भी सिर्फ 1 स्टार था। उसने लगातार ट्रेनिंग की थी और अब तक एटलीस्ट 4 स्टार्स तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। स्टार किसी के सोर्स पावर का मेजर था। इस दुनिया में ह्यूमन बॉडी को एक यूनिवर्स जैसा माना जाता था। किसी के इनर यूनिवर्स में जितने ज्यादा स्टार्स होते, वो उतना ही स्ट्रांग होता। लेकिन जैसे जैसे स्टार्स का नंबर बढ़ता, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना उतना ही मुश्किल हो जाता। अपनी पिछली लाइफ में गिल्फस एल ड्रैगन के रूप में ज़ीक ने अनइमेजिनेबल चीज हासिल की थी। 10 स्टार्स। वो दुनिया का अकेला इंसान था जो उस लेवल तक पहुंचा था। टाइम सच में कितनी तेजी से उड़ता है, ज़ीक ने बड़बड़ाया। वो अब 7 साल का था।
हमें पता चला कि वो करंट एल्ड्रैगन फैमिली हेड का एक इललेजिटिमेट चाइल्ड था। उसकी मदर की डेथ तभी हो गई थी जब वो इन्फेंट था और आज तक उसने अपने फादर का चेहरा भी नहीं देखा था, जिसे वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल मानता था। सबसे ज्यादा शॉक उसे इस रियलाइजेशन से लगा कि उसके रीइंकार्नेशन को 1000 साल बीत चुके थे। उसने सोचा कि रीइंकार्नेशन अपने आप में ही अनबिलीवेबल था, लेकिन 1000 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी। ये एक सच्चा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला एरा बन गया था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ था इन्फेंट्स को एंशिएंट ड्रैगन्स का ब्लड पिलाने की प्रैक्टिस, जिसके बाद एक रिचुअल होता था जिसे ड्रैगन ट्रायल कहते थे। सिर्फ वही लोग जो ड्रैगन ब्लड पीने और ड्रैगन ट्रायल दोनों से सरवाइव कर जाते थे, उन्हें एल ड्रैगन वॉरियर्स के तौर पर एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के लायक समझा जाता था। नेचुरली ज़ीक को भी उनमें से एक होना चाहिए था। फिर भी जब भी वो अपनी देखभाल के लिए असाइन की गई सर्वेंट से पूछता कि उसे ट्रेन करने के लिए कोई इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं भेजा गया, तो सर्वेंट बस यही कहती कि उसे ऐसे सवालों का जवाब देने की परमिशन नहीं है। 7 साल का होने के बाद भी ज़ीक ने एक भी लेसन नहीं लिया था। क्या ये अजीब नहीं है? ज़ीक ने जोर से सोचा। हर बच्चा जो ड्रैगन ट्रायल से सरवाइव करता था, उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करनी होती थी। सिवाय उसके, दिन ब दिन वो अकेला रहता था, बस एक सर्वेंट उसके साथ थी। जब उसने सर्वेंट से इस बारे में पूछा, तो सर्वेंट ने बस इतना पूछा कि इस अरेंजमेंट में क्या गलत है। ज़ीक ने आहें भरी और कहा कि अभी के लिए उसकी बॉडी को कंडीशन करना कॉम्बैट ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार अगर वो चाहे तो खुद को सिखा सकता है। वो अपनी पिछली लाइफ में एक 10 स्टार वॉरियर था। फिर ज़ीक ने दूसरे सर्वाइविंग इन्फेंट्स या मेन फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जो उसकी मदद कर सके, लेकिन एक बार फिर सर्वेंट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की परमिशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन ज़ीक के चेहरे पर छा गई। क्या तुम हमेशा मुझे जवाब देने से मना करती रहोगी? उसने तेजी से पूछा। सर्वेंट ने फर्म होकर रिपीट किया कि वो ऐसे मैटर्स पर बात नहीं कर सकती। क्या ये क्रूअल नहीं है? ज़ीक ने कड़वाहट से पूछा। मेरे साथ ऐसा ट्रीट करना। लेकिन सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। उसकी ड्यूटी ज़ीक की डेली नीड्स का ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर्वेंट, एक 3 स्टार लेवल प्रैक्टिशनर, ज़ीक को आसानी से बेसिक कॉम्बैट टेक्निक सिखा सकती थी। फिर भी ज़ीक को ऐसे ट्रिवियल लेसन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 7 साल इस मेड के साथ रहने के बाद वो उसके बेजान जवाबों का आदी हो गया था। आखिरकार ज़ीक ने वहां से निकलकर फॉरेस्ट में जाने का फैसला किया। सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा, बस ज़ीक को जाते हुए देखती रही। तो वो सच में मुझे जाने दे रही है? ज़ीक ने सोचा। उसके टोन में हल्की सी इरिटेशन थी। जंगल में गहराई में ज़ीक ने जंगली जहरीले हर्ब्स उखाड़े और उन्हें बिना हेजिटेशन के खा लिया। पहले की तरह टेस्ट बहुत बुरा था, लेकिन ये उसके ट्रेनिंग मेथड का हिस्सा था। फिर अचानक उसने कुछ नोटिस किया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए फोर्स करते हुए, और अपने आप से दोहराया, पेशेंट रहो, पेशेंट रहो। वो फील कर सकता था कि कोई या कुछ उसे दूर से देख रहा है, उसकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा है। कितनी भी कोशिश करने के बाद वो उस प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। कुछ पलों के बाद ज़ीक ने आहें भरी। वो लोग मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आ गए, हाँ? जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने आवाज लगाई, अगर कुछ कहना है तो सामने आ जाओ। फिर वो लंबी घास में चला गया, खुद को छुपाते हुए। कुछ पलों बाद घास में झुके हुए ज़ीक ने पास में एक डार्क ऑप्रेसिव ऑरा महसूस किया। जब उसने सोर्स की तरफ देखा तो उसने क्रीचर देखा जिसे एंगर बोर कहते हैं। ये कैसा ऑरा है, उसने सोचा। जानवर के चारों तरफ जो काला धुंध था, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था, 1000 साल पहले भी नहीं। जैसे ही एंगर बोर घास चर रहा था, ज़ीक अचानक खड़ा हो गया और सामने आ गया, जिससे जानवर चौंक गया। वो तुरंत उस पर चार्ज करने लगा, और डर के बजाय ज़ीक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो उससे लड़ने के लिए सच में थ्रिल्ड था। बोर ने आगे झपटा मारा, लेकिन ज़ीक ने तेजी से डॉज किया, अपनी मुट्ठी में गोल्डन एनर्जी जमा करते हुए। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ उसने एक एक्सप्लोजन किया जिसने एंगर बोर की बॉडी को चीर दिया। वो इस नज़ारे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका अटैक उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। एक 1 स्टार होते हुए भी उसकी पावर उसी लेवल के ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स से ज्यादा थी। मारे हुए क्रीचर को अपने कंधे पर उठाते हुए ज़ीक ने बड़बड़ाया, जब मैं अपना स्टार लेवल बढ़ा लूंगा तो ये और भी बेहतर होगा। वो थक गया था,
7 साल से एल ड्रैगन फैमिली द्वारा इग्नोर और आइसोलेट किए जाने से थक गया था। उसने सोचा कि क्या अब यहाँ से निकलकर अकेले ट्रैवल करने का टाइम आ गया है, शायद ओशन की तरफ वेंचर करना चाहिए। इस बीच दूरी पर एक चोगा पहने आदमी साए से देख रहा था। उस लड़के के साथ क्या हो रहा है, उसने बड़बड़ाया। बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के भी वो 1 स्टार लेवल तक पहुंच गया है और उसने उस एंगर बोर को एक ही स्ट्राइक में मार दिया। जो चीज उस आदमी को और भी ज्यादा पजल कर रही थी वो ये थी कि ज़ीक ने उसकी प्रेजेंस को कैसे सेंस किया। वो बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया कि ज़ीक की मदर कम उम्र में मर गई थी और उसके फादर, करंट फैमिली हेड, ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। प्रॉपर गाइडेंस के बिना लड़के को इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था। फिर भी एल्ड्रैगन हेड का बेटा होने के नाते, भले ही इललेजिटिमेट हो, ज़ीक को क्लैन की नज़र में ही रहना था। इसलिए उस जैसे किसी को उस लड़के पर साये से नजर रखने के लिए असाइन किया गया था। एक इललेजिटिमेट सन, लेकिन उसकी वेन्स में फैमिली हेड का खून दौड़ता है, वो आदमी फुसफुसाया। क्या इसीलिए वो इतना स्ट्रांग है? अनसर्टन होकर वो धीरे से हंसा। उस बच्चे को फ्यूचर में देखने में मजा आएगा। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। ज़ीक के घर पर लड़का अपना सामान पैक कर रहा था, अपनी जर्नी पर निकलने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक उसने बाहर कई पावरफुल प्रेजेंसेस महसूस की। 3 4 स्टार प्रैक्टिशनर्स और एक 5 स्टार। वो यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने सोचा। चुपके से दरवाजे पर सुनने के लिए गया। उनकी बातों से उसने सुना कि वो एक ऐसी रिमोट जगह की हवा कितनी फ्रेश और क्लीन है और कितनी पीसफुल है, क्योंकि पास में कोई रिफ्ट्स नहीं है। ये सुनकर ज़ीक ने कंक्लूड किया कि वो असैसिन्स नहीं हैं। वो बिल्कुल भी बुरे लोग नहीं लग रहे थे। उनसे सीधे कन्फ्रंट करने का डिसाइड करके उसने अपना दरवाजा खोला और पूछा, तुम लोगों को यहाँ क्या काम है? ग्रुप सरप्राइज में फ्रीज हो गया। फिर ज़ीक ने उनके कपड़ों पर बने एम्ब्लेम को नोटिस किया। एल ड्रैगन क्लैन का निशान। एल ड्रैगन, उसने धीरे से बड़बड़ाया, सोचते हुए कि वो उससे क्या चाहते हैं। आदमियों ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। आपसे आखिरकार मिलकर खुशी हुई, यंग मास्टर ज़ीक, उनके लीडर ने कहा। हमें आपको आपके एग्जामिनेशन की साइट तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा गया है। एग्जामिनेशन? ज़ीक ने कंफ्यूजन में फ्राउन किया। अनॉयंस उसके चेहरे पर आ गई। वो मुझसे एग्जाम देने की उम्मीद कर रहे हैं, उसने बड़बड़ाया, जबकि उन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। और कुछ दिनों बाद ज़ीक को विश्वास नहीं हुआ कि वो एक बार फिर एल ड्रैगन फैमिली के मेन एस्टेट में वापस आ गया है। उसने हमें बताया कि उसे यहाँ मेन एस्टेट में फिर से रहने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि किसी और पर्पस के लिए। अंदर जाने से पहले उन्होंने उसे अपने गंदे कपड़े बदलने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। फिर ज़ीक ने ड्रैगन्स नेस्ट नाम की किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया। 1000 साल बाद एल ड्रैगन फैमिली ने एक स्कूल एस्टैब्लिश किया था, जो उनके ब्लड लाइन की सभी ब्रांचेस को सर्व करता था। एल ड्रैगन फैमिली से कोई भी रिलेशन या कनेक्शन रखने वाला हर बच्चा इस सो कॉल्ड ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर करने का सपना देखता था, ताकि 7 साल का होने पर प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। और आज उस अकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी का दिन था। ज़ीक यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने आया था। भले ही उसने अपनी फैमिली की मॉडर्न जनरेशन के बारे में कुछ नहीं सीखा था, एग्जाम देना मैंडेटरी था। ज़ीक को जब रियलाइज हुआ कि उसे यहाँ लाने का असली रीजन ये था, तो वो तुरंत डिसहार्टेंड हो गया। अब क्यों, उसने सोचा, जब उसने पहले ही दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था। स्कूल गेट के पास बैठते हुए ऑर्टा स्केल विलेज का एक लड़का उसके पास आया। वो रंगस था, जिसने पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या चीज उसे परेशान कर रही है। जब ज़ीक ने पूछा कि वो कौन है, तो लड़के ने आदर से अपना इंट्रोडक्शन रंगस के रूप में दिया और कहा कि वो इसलिए पास आया क्योंकि ज़ीक ट्रबल्ड लग रहा था। ऐसा है क्या? ज़ीक ने कैजुअली जवाब दिया। रंगस की बॉडी में एनर्जी के फ्लो को ऑब्जर्व करने के बाद ज़ीक ने चुपके से सोचा कि लड़का शाय लगता है, लेकिन उसके पास अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ परसेप्शन है। फिर ज़ीक ने अपनी सिचुएशन के लिए अपोलोजाइज किया, बदले में अपना इंट्रोडक्शन दिया और एडमिट किया कि उसका दिमाग उलझा हुआ है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम में उनसे क्या करवाया जाएगा। बस इतनी सी बात है, रंगस ने कहा। टेस्ट का जिक्र सुनकर थोड़ा नर्वस हो गया। फिर भी उसने एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन्स नेस्ट का एनुअल एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा बदलता नहीं है। लेकिन जब ज़ीक ने एडमिट किया कि उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, तो रंगस शॉक्ड हो गया। बिना किसी नॉलेज के टेस्ट देना, क्या ये बहुत ज्यादा रेकलेस और डेंजरस नहीं था? जैसे ही रंगस एग्जाम की डिटेल्स बताने वाला था, एक जोरदार और एरोगेंट आवाज ने उन्हें अचानक इंटरप्ट कर दिया। एक बोस्टफुल लड़के ने चिल्लाकर रंगस को वीकलिंग कहा।
रंगस ने शॉक में मुड़कर देखा और तुरंत पहचान गया कि वो कौन था। वो रेटिन था, वो भी ऑटा स्केल विलेज से। उसका मजाक उड़ाते हुए रेटिन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, ये सजेस्ट करते हुए कि वो जरूर भटक गया होगा जो ड्रैगन्स नेस्ट पहुंच गया। उसने उसे ये तक कहा कि चोट लगने से पहले घर चले जाना बेहतर होगा। मैं यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने आया हूँ, रंगस ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी जब रेटिन पास आया ये पूछते हुए कि क्या वो सच में टेस्ट देने जा रहा है। रेटिन ने अपना पेट पकड़ लिया और हंसने लगा, कहते हुए कि उसका पास होना इम्पॉसिबल है। उसने रंगस के फादर की भी इंसल्ट की। तुम्हारे फादर एक सूडो ड्रैगन है ना? एक सूडो ड्रैगन का बेटा आखिर क्या कर सकता है? रंगस की मुट्ठियां गुस्से से कांप रही थीं, लेकिन ज़ीक ने सब कुछ नोटिस कर लिया था। फिर हमें एक्सप्लेन किया गया कि एल ड्रैगन फैमिली एक एब्सोल्यूट हायरार्की फॉलो करती थी। रैंक्स इस प्रकार थे: नोविस वेल्प ड्रैगन्स, रेगुलर सोल्जर चाइल्ड ड्रैगन्स, कैप्टन लेवल अडल्ट ड्रैगन्स, एग्जीक्यूटिव एल्डर ड्रैगन्स जिन्हें एल्डर्स भी कहा जाता था, और सबसे नीचे थे सूडो ड्रैगन्स, वो लोग जो ड्रैगन्स नेस्ट के एंटर करने या ग्रेजुएट होने में फेल हो जाते थे। उन्हें इमैच्योर और इनकम्प्लीट ड्रैगन्स माना जाता था। फिर भी रंगस ने लंबा सपना देखा था कि वो साबित करेगा कि भले ही उन्हें सूडो ड्रैगन्स कहा जाता हो, वो अभी भी ड्रैगन्स ही हैं। ज़ीक हैरान था और उसने पूछा कि रेटिन इतना श्योर क्यों है कि रंगस एग्जाम शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तुम होते कौन हो? रेटिन ने गुस्से से कहा, पूछते हुए कि क्या ज़ीक को उससे कोई प्रॉब्लम है। ज़ीक ने शांति से कहा कि वो बस क्यूरियस है कि रेटिन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि रंगस पास नहीं कर सकता। रेटिन ने रंगस की तरफ इशारा किया और चिल्लाया कि रीजन साफ है, वो बस एक वीकलिंग है। ज़ीक ने सर टेढ़ा किया और पूछा कि क्या उसने सच में रंगस को वीक कहा, क्योंकि जो वो सेंस कर सकता था, रंगस उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। ये सुनकर रंगस की आंखें डिसबिलीफ में फैल गई। ये पहली बार था जब कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। एरोगेंट लड़के गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि क्या ज़ीक सच में कह रहा है कि वो एक सूडो ड्रैगन से ज्यादा वीक हैं, एक ऐसा जीव जिसे वो इन्फीरियर समझते थे। लेकिन बात बढ़ने से पहले एक आदमी आया और सबका ध्यान खींच लिया। वो अडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर था जो अनाउंस कर रहा था कि ड्रैगन्स नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने नंबर्स लेने के लिए रजिस्टर करना चाहिए। जाते जाते रेटिन ने ज़ीक को घूरा और वॉर्न किया कि वो उसका चेहरा नहीं भूलेगा। ज़ीक ने आहें भरी और कहा कि गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिमार्क करते हुए कि इस जनरेशन के बच्चों का गुस्सा बहुत जल्दी आता है। रंगस ने जल्दी से जवाब दिया कि ये अजीब नहीं है, क्योंकि वो लगभग सेम एज के थे। रंगस ने ऐड किया कि अगर किसी को कहा जाए कि वो उससे कम है तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। ऐसा है क्या? ज़ीक ने हल्के से बड़बड़ाया। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी था, उनके पास उसे देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। हालांकि ज़ीक हैरान था जब रंगस ने कहा कि टेस्ट को स्किप करना एक्चुअली पॉसिबल है। ज़ीक की आंखें फैल गई और रंगस को रियलाइज हुआ कि ज़ीक को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। रंगस ने उसे सलाह दी कि चोट लगने से पहले अभी विड्रॉ करना बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़ीक ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उस जैसा जीनियस कभी किसी चैलेंज से विड्रॉ नहीं करेगा। रंगस बस अपना सर हिला सका और कहा कि ज़ीक एग्जाम के बारे में कुछ न जानते हुए भी ओवरली कॉन्फिडेंट है। ज़ीक बस हंसा और कहा कि टेस्ट जो भी हो उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो शुरू होने वाला है। रंगस के पास अग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो टेस्टिंग ग्राउंड्स पर पहुंचे, एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि एग्जाम सिंपल है। पास होने के लिए उन्हें बस उसके पीछे रखे हुए स्टोन्स को स्क्रैच करना है। हालांकि अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए गए वेपन्स के अलावा कोई और वेपन्स अलाउड नहीं थे। फिर भी अगर वो चाहें तो अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हर पार्टिसिपेंट के पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स थे। बस इतना ही, ज़ीक ने कहा जैसे वो अनइम्प्रेस्ड हो। जब वो इन्फेंट्स थे तब ड्रैगन ट्रायल से सरवाइव करने के बाद उसने कुछ ज्यादा टेरिफाइंग और इंटेंस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये डिसअपॉइंटिंगली सिंपल लग रहा था। एग्जामिनर ने फिर पहले पार्टिसिपेंट को बुलाया और उसे शुरू करने का निर्देश दिया। लड़का, नर्वस लेकिन डिटर्मिन्ड, ने पूरी ताकत से मैसिव स्टोन पर वार किया। पत्थर से टकराते मेटल की आवाज जोर से गूंजी, उनके कानों में चुभने लगी। लेकिन सबके शौक के लिए लड़के की तलवार बीच से टूट गई और रिकॉइल से उसका हाथ टूट गया। ज़ीक ये देखकर स्टन्ड रह गया। जैसे ही लड़का दर्द में तड़प रहा था, एग्जामिनर ने शांति से कहा कि उसके पास अभी भी 2 अटेम्प्ट्स बाकी हैं और पूछा कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन क्योंकि लड़का अब खड़ा नहीं हो सकता था, एग्जामिनर ने उसे फेल्ड डिक्लेयर किया
और दूसरों को एरिया साफ करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही इंजर्ड पार्टिसिपेंट को घसीट कर ले जाया गया, अगला नंबर पुकारा गया। रंगस डर से कांप रहा था, जबकि ज़ीक अनॉयड हो गया। तो इसे ये लोग एग्जाम कहते हैं, उसने बड़बड़ाया। फिर उसने पूछा कि वो किस तरह के स्टोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लेन किया गया कि स्टोन्स में रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी स्क्रैच एक पल में गायब हो जाएगा। इसके अलावा पावर से वार करने पर वो फिजिकल फोर्स को 100 गुना रिफ्लेक्ट कर सकते थे। ज़ीक ने तुरंत कहा कि ऐसे मटेरियल्स एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैं, लेकिन रंगूस ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई अटैक करने से पहले अपने सोर्स पावर को पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट कर सके तो उन्हें स्क्रैच करना अभी भी पॉसिबल है। समझ गया, ज़ीक ने कहा। उसने रियलाइज किया कि इस एग्जाम में मार्शल आर्ट स्किल से ज्यादा सोर्स पावर का सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर एक नजर डालने के बाद उसने सोचा कि सिर्फ कुछ ही लोग पास कर पाएंगे, उन एरोगेंट लड़कों सहित। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ा, पास होने वालों से ज्यादा फेल हुए। कई लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए, क्योंकि स्टोन ऑर्डिनरी फिजिकल अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता था। फिर कुछ पलों के बाद एग्जामिनर ने ज़ीक का नंबर बुलाया। मेरी बारी है, ज़ीक ने शांत स्माइल के साथ कहा। रंगूस, अभी भी नर्वस, ने पूछा कि क्या उसका सच में विड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ज़ीक बस आगे चला गया, उसे चिंता न करने के लिए कहते हुए। जैसे ही वो एग्जामिनर के पास पहुंचा, उस आदमी की आंखें शॉक से फैल गईं। ज़ीक का ऑरा भड़कने लगा, उसके पिछले जीवन की शक्ति को हल्का सा प्रकट करते हुए। एग्जामिनर ने उसे आगे बढ़ने और एक वेपन चुनने के लिए कहा, लेकिन ज़ीक ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी मुठियां ही काफी होंगी। भीड़ डिसबिलीफ में बड़बड़ाने लगी। चाहे वो सोर्स पावर सर्कुलेट करने में कितना भी स्किल्ड हो, उन्होंने सोचा वो नंगे हाथों से पत्थर को स्क्रैच नहीं कर सकता, उसकी मुठियां जरूर टूट जाएंगी। कुछ ने कहा कि सिर्फ ज़ीक की मुठियां ही नहीं, बल्कि उसके हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे रंगूस उसके लिए बेहद नर्वस हो गया। अपने डर के साथ साथ खुद पर गुस्सा भी आया, ये सोचते हुए कि उसे ज़ीक को चोट लगने से बचाने के लिए जबरदस्ती रोकना चाहिए था। फिर एग्जामिनर ने शुरू करने का सिग्नल दिया। जैसे ही ज़ीक विशाल पत्थर के पास पहुंचा, उसने उस पर अपना हाथ रखा, ये नोट करते हुए कि उसने पहली बार ऐसा मटेरियल देखा था। उसने खुद से सोचा कि ये जरूर 1000 साल पहले बना होगा, और अभी भी करंट जनरेशन के बारे में ऐसी कई चीजें थीं जो वो पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत अपनी सोर्स पावर को अपनी मुट्ठी में जमा किया, जबकि रंगूस चिंता से कांप रहा था कि ज़ीक के साथ क्या हो सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट असल में एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि पहली बार वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। उसने मिस्टीरियस स्टोन को अपनी करंट पावर मेजर करने का फैसला किया। रंगूस की आंखें एक बार फिर फैल गईं जब ज़ीक ने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक का पहला फॉर्म बर्स्ट स्ट्राइक पत्थर पर इस्तेमाल किया। इम्पैक्ट से एक जबरदस्त एनर्जी निकली, टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे, और ब्लास्ट से उठी वायलेंट हवा ने धूल और मलबा हवा में घुमा दिया। अवे में लेकिन ऑन गार्ड, रंगूस ने जल्दी से खुद को आफ्टरमैथ से बचाया, जबकि एग्जामिनर की आंखें डिसबिलीफ में फैल गई जो उसने अभी अभी देखा था। जैसे ही धूल बैठने लगी, ज़ीक वहां अपने चेहरे पर स्माइल लिए खड़ा था, ये रिमार्क करते हुए कि उसने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो उसकी करंट स्ट्रेंथ के लिए अभी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। अपने हाथ में आई सीवियर इंजरीज के बावजूद वो खुद पर हंसा, रियलाइज करते हुए कि उसे अभी और इंटेंस ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरे पार्टिसिपेंट स्पीचलेस थे जो उन्होंने देखा था। रेटिन शॉक्ड और अनॉयड दोनों लग रहा था कि ज़ीक ने इंचांटेड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देख रही एक महिला ने कमेंट किया कि ज़ीक सचमुच इंटरेस्टिंग है, जबकि बाकी लोग अभी भी जो हुआ उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ज़ीक खुशी से एग्जामिनर के रिजल्ट्स अनाउंस करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एग्जामिनर अभी भी शॉक में था। ज़ीक ने जो पत्थर तोड़ा था वो खुद को रीजेनरेट करने के लिए जाना जाता था, और उसे तोड़ने में आमतौर पर वही लोग समर्थ होते थे जो 4 स्टार लेवल या उससे ऊपर पहुंच चुके होते थे। फिर भी अब एक मामूली बच्चा उसके सामने खड़ा था जिसने इम्पॉसिबल लगने वाला काम किया था। वो बस एक इललेजिटिमेट सन है, एग्जामिनर ने खुद से बड़बड़ाया। फिर सोचा कि क्या ज़ीक की एबिलिटी फैमिली हेड के खून से आई है जो अभी भी उसके अंदर बहता है। उसने ये भी रियलाइज किया कि ज़ीक ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो अजीब तरह से familiar लग रही थी। अभी भी डेज्ड, एग्जामिनर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसलिए ज़ीक ने उसे इम्पेशंस से बुलाया, रिजल्ट पूछते हुए। होश में आते हुए एग्जामिनर ने आखिरकार डिक्लेयर किया
कि जीक ने टेस्ट पास कर लिया है। एक एग्जामिनर ने जीक को एक छोटी सी बॉटल दी जिसमें ग्रीन लिक्विड था। क्यूरियस होकर जीक ने पूछा कि ये क्या है, लेकिन आदमी ने बस पूछा कि क्या वो अब जा सकता है, क्योंकि जीक एरिया ब्लॉक कर रहा था। अनॉयड होकर जीक ने फ्राउन किया और बड़बड़ाया कि क्या इस जनरेशन में सभी इतने रूड है। इससे पहले कि वो और कंप्लेन करता, रेंगिस एक्साइटमेंट के साथ उसके पास दौड़ कर आया, जीक की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए। जीक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि ये कुछ भी नहीं था। जीक ने फिर पूछा कि लिक्विड क्या है, और रंगुस ने एक्सप्लेन कि ये एक हीलिंग पोशन है, एल्ड्रगन फैमिली का स्टैंडर्ड पोशन। हीलिंग पोशन, जीक ने रिपीट किया। रंगस ने कंफर्म किया, लेकिन क्योंकि जीक फैमिली का इलेजिटिमेट सन था, उसने सस्पेक्ट किया कि ये पॉइजन हो सकता है। हालांकि क्योंकि रंगस ने इसके लिए वाउच किया था, उसने सोचा कि क्या ये सच में एक स्पिरिचुअल मेडिसिन हो सकता है। ये एलिक्सर, जिसे क्लाउड पियर्सिंग क्लैरिटी वुड के नाम से जाना जाता था, बेहद रेयर मटेरियल से बना था। ऐसी हर्ब्स जो सिर्फ सीक्रेट रेम्स में मिलती थीं, साथ ही डिवाइन बीस्ट्स की प्योर सोर्स पावर और एल्यूसिव फैंटम बीस्ट्स के एसेंस से। इस्तेमाल करने पर ये ना सिर्फ ताजे घाव बल्कि पुराने निशान और चोटों को भी ठीक कर सकता था। इसके अलावा ये किसी के सोर्स पावर को एनहांस कर सकता था। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर थे और प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, ऐसे एलिक्सर्स कम ही देखे जाते थे। इसे पीने के बाद जीक उसके बॉडी पर तुरंत इफेक्ट से हैरान था। क्या ये सच में एक स्पिरिट मेडिसिन है? उसने रंगस से पूछा। रंगस ने जवाब दिया कि उसे स्पिरिट मेडिसिन का मतलब नहीं पता, लेकिन वो श्योर था कि एल्ड्रगन फैमिली के पोशंस उनके डोमेन के बाहर किसी भी कमर्शियल वाले से कहीं बेहतर क्वालिटी के थे। रंगस ने फिर पूछा कि क्या पोशन का इफेक्ट जीक को इतना हैरान कर रहा है? बिल्कुल, जीक ने कहा, एक्सप्लेन करते हुए कि इसने उसकी सीरियस इंजरीज और ट्रेनिंग से हुए स्ट्रेन दोनों को ठीक कर दिया। फिर भी उसने नोटिस किया कि स्पिरिट मेडिसिन के विपरीत इसने उसके सोर्स पावर को बूस्ट नहीं किया। रंगस दूसरी तरफ ने कहा कि वो जीक से खुद और भी ज्यादा हैरान है, जिस पर जीक हंसा और उसे मजाक ना करने के लिए कहा। जीक ने खुद से सोचा कि पोशन का एग्जिस्टेंस ये दिखाता है कि पिछले 1000 सालों में नॉलेज कितनी आगे बढ़ चुकी है। रंगस ने जीक की स्ट्रेंथ की फिर से तारीफ की और जीक ने डिक्लेयर किया कि उसका सपना सबसे स्ट्रांग बनना है। जल्द ही एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि रेटिन ने भी टेस्ट पास कर लिया है, साथ ही उसके कंपेनियंस ने भी। जीक ने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर रंगस नर्वस होकर कांपने लगा जब उसका नंबर बुलाया गया। अपने डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और आगे चला गया। उसकी स्टिफ मूवमेंट्स को देखते हुए जीक ने सोचा कि रंगस इतना नर्वस क्यों है। फिर उसे एनकरेज करने के लिए चिल्लाया, उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहते हुए। एम्बैरेस्ड होकर रंगस ने उसे अपनी आवाज नीची करने के लिए कहा। जब रंगस ने वेपन के रूप में एक तलवार चुनी तो जीक ने ध्यान से देखा, सोचते हुए कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही एग्जामिनर ने सिग्नल दिया, रंगस ने पत्थर पर अटैक किया, लेकिन जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, वो अपने पहले ट्राई में फेल हो गया। डिटर्मिन्ड, वो एक और अटेम्प्ट के लिए फिर से खड़ा हुआ, लेकिन उसका वार पत्थर से टकराकर वापस आ गया, जिससे उसने अपना बैलेंस खो दिया और गिर गया। उसके हाथ पत्थर की रिफ्लेक्टिव एबिलिटी से कांप रहे थे। रेटन और उसका ग्रुप हंसने लगे, कहते हुए कि ये वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक स्यूडो ड्रैगन का बेटा खुद एक स्यूडो ड्रैगन से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे गिव अप करने के लिए कहते हुए। रेटन ने जीक पर भी तंज कसा, पूछते हुए कि क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो पास हो सकता है, और क्या रेंगिस सच में उनसे स्ट्रॉन्गर है। जीक एक पल के लिए शांत रहा, फिर उन्हें बकवास बंद करने के लिए कहा। एग्जामिनर ने रंगस को बताया कि उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है और पूछा कि क्या वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है। रंगस जवाब नहीं दे सका, एम्बैरेसमेंट और दूसरों के मजाक से अपना सर झुका लिया। लेकिन फिर जीक उसके पास चला गया और पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने पूछा कि रंगस भाले के बजाय तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहा है, वो एक ऐसा वेपन क्यों चुनेगा जो उसके अनुकूल नहीं है, और वो बिना किसी प्लान के टेस्ट क्यों देगा। रेटिन ने मजाकिया अंदाज में देखा जब जीक ने रंगस से कहा कि उसकी करंट कंडीशन में वो कितनी भी बार कोशिश करे, वो पत्थर को स्क्रैच तक नहीं कर पाएगा। रेटिन और उसके ग्रुप ने फिर से हंसना शुरू कर दिया, जीक को इडियट कहते हुए, याद दिलाते हुए कि रंगस को भाले इस्तेमाल करने के बारे में कुछ नहीं पता। उसके कमजोर फादर ने उसे सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई थी, उन्होंने कहा, और अब वेपन्स बदलने से आउटकम नहीं बदलेगा। लेकिन जीक ने उनके तानों को इग्नोर किया और एग्जामिनर को बुलाया, पूछते हुए कि क्या वेपन्स बदलना रूल्स के खिलाफ है। एग्जामिनर ने कहा कि नहीं। फिर रंगस लकी है, जीक ने मुस्कुराते हुए कहा।
वो रंगस की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। उसके और उसके फादर के साथ हुई सारी ह्यूमिलिएशन की यादें रंगस के दिमाग में आ गईं। दांत पीसते हुए वो सीधा खड़ा हुआ और कहा कि वो ज़ीक पर भरोसा करेगा, वो भाले से लड़ेगा जैसा ज़ीक ने उसे कहा है। रंगस ने हमें बताया कि उसके फादर कभी ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर नहीं कर पाए थे। इस वजह से लोग उन्हें स्यूडो ड्रैगन कहते थे और उन पर हंसते थे। लेकिन सारी ह्यूमिलिएशन के बावजूद उसके फादर ने रंगस को अच्छे से पालने के लिए सब कुछ सहा। इसीलिए रंगस ने सबको साबित करने की कसम खाई थी कि वो रंगस, उसके फादर द्वारा प्यार से पाला गया बेटा, भी एक असली ड्रैगन है। वो एक बार फिर खड़ा हुआ, भाले को जोर से पकड़े हुए, और डिक्लेयर किया कि आज वो साबित करेगा कि ना तो वो और ना ही उसके फादर फेक ड्रैगन्स हैं। उसने ये भी रियलाइज किया कि अगर उसने तलवार से फिर कोशिश की तो रिजल्ट पहले जैसा ही होगा। इसलिए इस बार उसने ज़ीक पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया। एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे भाला इस्तेमाल करना नहीं आता था। ज़ीक ने उसे बुलाया और इंचेंटेड स्टोन की तरफ इशारा करते हुए उसने रंगस से कहा कि उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बिना कुछ सोचे भाले को सीधा पत्थर में घुसा दो, बस सीधा पियर्स करो, ज़ीक ने मजबूती से कहा। रंगस ने भाले पर अपनी पकड़ और टाइट कर ली। वो जानता था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पत्थर को सीधे स्टैब करने से थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा, खासकर जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीजेनरेशन एलिमेंट है। लेकिन ज़ीक पहला इंसान था जो उसके लिए खड़ा हुआ था, भले ही वो उसी दिन मिले थे। ये उसके लिए कुछ नया और अनफेमिलियर था, लेकिन इसी वजह से उसने इस बार ज़ीक पर पूरा ट्रस्ट करने और अपनी स्ट्रेंथ पर बिलीव करने का चुना। उसने अपनी सोर्स पावर को भाले में जमा किया और तुरंत कुछ अजीब नोटिस किया। सालों से उसने एक तलवार चलाई थी, फिर भी वो उसे इतनी सोर्स एनर्जी में कभी नहीं लपेट पाया था। कुछ ऐसा जो वो अब भाले के साथ आसानी से कर रहा था। एक डिटर्मिन्ड चिल्लाहट के साथ रंगस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर पर सब कुछ झोंक दिया। रेटन हंसते हंसते मरने ही वाला था, बिल्कुल वही कहते हुए जो उसने प्रिडिक्ट किया था कि वेपन्स बदलने से उसे टेस्ट पास करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन रंगस रुका नहीं, उसने कुछ अलग महसूस किया, कुछ पावरफुल। उसके हाथों में भाला उसके अपने शरीर का एक हिस्सा लग रहा था। फिर जैसे ही उसने पूरी ताकत से वेपन आगे बढ़ाया, भाला इंचेंटेड स्टोन को पूरी तरह से पार कर गया। रेटन और उसके कंपेनियंस के चेहरे पर शौक अनमोल था। यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। जो उन्होंने अभी देखा था उससे खुश थे। रंगस ने सिर्फ पत्थर को स्क्रैच नहीं किया था, उसने सीधा उसे पार कर दिया था। ज़ीक ने तुरंत उसकी तारीफ की, जबकि रंगस को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या किया है। एग्जामिनर के ऑफिशियली डिक्लेयर करने के बाद भी कि उसने पास कर लिया है, रंगस अभी भी डिसबिलीफ में पूछ रहा था कि क्या वो सच में सफल हो गया है। ज़ीक ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कंफर्म किया। खुशी से अभिभूत होकर रंगस लगभग रोने ही वाला था जब उसने ज़ीक को जोर से गले लगाया, बार बार चिल्लाते हुए कि उसने कर दिखाया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। रेटन का ग्रुप हालांकि इस पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। उन्होंने इसे लक कहा, लेकिन रेटन खुद गुस्से से कांप रहा था, शांत रहा। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। जैसा ज़ीक ने कहा था, रंगस असल में उनसे स्ट्रॉन्गर था और उसका रिजल्ट कहीं बेहतर था। फिर एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि टेस्ट ऑफिशियली खत्म हो गया है। इसके बाद उसने डिक्लेयर किया कि एंट्रेंस सेरेमनी जल्द ही शुरू होगी। ज़ीक ने तुरंत पूछा कि क्या टेस्ट सच में खत्म हो गया है। रंगस ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है, लेकिन ऐड किया कि शायद ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर करने के बाद और भी टेस्ट्स होंगे। जल्द ही एक अंधेरे हॉलवे से आदमियों का एक ग्रुप निकला। जब वो रोशनी में आए तो एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि एल ड्रैगन फैमिली के हेड अब पास हुए लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक स्पीच देंगे। जैसे ही ज़ीक ने उस आदमी को देखा, उसने पूछा कि ये कोल्ड डार्क एक्सप्रेशन वाला इंसान कौन है। रंगस, जो साफ साफ नर्वस था, ने जवाब दिया कि वो फैमिली हेड खुद हैं। वो फैमिली हेड हैं, ज़ीक ने कहा। वो ऐसा क्यों दिख रहा है? वो स्माइल भी नहीं कर रहा है, वो आइस से भी ज्यादा कोल्ड लग रहा है। रंगस ने तुरंत ज़ीक का मुंह बंद कर दिया, फंसाते हुए कि बेहतर होगा कि वो शांत रहे, अपनी विनती को दोहराते हुए कि वो बोलना बंद करे। ज़ीक ने हाँ में सर हिलाया। जब उसने ग्रुप को फिर से देखा तो उसने रिमार्क किया कि ये लोग एल ड्रैगन फैमिली की करंट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से कुछ 7 स्टार लेवल पर थे, जबकि दूसरे 6 स्टार थे।
जीक के लिए उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रेसिव थी, खासकर जबकि करंट फैमिली हेड बाल्जा एल ड्रैगन एक 8 स्टार लेवल पावर हाउस था। 1000 साल पहले सिर्फ कुछ ही लोग उस लेवल तक पहुंच पाए थे। फिर भी जीक श्योर नहीं था कि इस करंट एरा में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ये फैमिली हेड पसंद नहीं है, जीक ने बड़बड़ाया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहता, रंगस ने उसे फिर से चुप कराने की कोशिश की। जीक ने आहें भरी और खुद से सोचा कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आदमी इस लाइफ टाइम में उसका फादर होगा। बाल्जा की बॉडी से एक डार्क फायरी ऑरा निकल रहा था, जिससे पूरा एरिया भारी महसूस हो रहा था। एग्जामिनर ने जल्दी से सबको शांत रहने का ऑर्डर दिया, क्योंकि मास्टर बाल्जा बोलने वाले थे। बाल्जा आगे बढ़ा। उसने सिर्फ कुछ शब्द कहा। उन सबको एल ड्रैगन फैमिली का मांस और खून बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वो बोला, उसके ऑरा का टेरिफाइंग प्रेशर पूरे हॉल में फैल गया। जीक पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कई एग्जामिनीज डर से कांप रहे थे। कुछ सांस लेने में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडीज उस इमेंस प्रेशर के नीचे फ्रीज हो गई थी। जीक ने नोटिस किया कि रंगस पर भी असर हुआ है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके आसपास के सभी लोग कितनी आसानी से फैमिली हेड की प्रेजेंस से ओवरवेल्म्ड हो गए थे। इससे भी ज्यादा जीक बाल्जा के ऑरा में छिपी एक इंटेंस नफरत महसूस कर सकता था। उसे इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को पसंद नहीं कर पा रहा था। जब बाल्जा मुड़ा तो एक और आदमी आगे आया और सबका ध्यान खींच लिया। उसके ब्लॉन्ड बाल थे और उसने खुशी से बाल्जा को उसके शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि मास्टर बाल्जा को उन सब से बहुत उम्मीदें हैं और अपने मास्टर की तरह वो भी अपनी स्पीच शॉर्ट रखेगा। जब जीक सोच रहा था कि ये आदमी कौन है, तो स्पीकर ने बस सबको कहा कि हार्ट ट्रेन करो और स्ट्रॉन्गर बनो। बस इतना ही एक एग्जामिनर ने बड़बड़ाया। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो लोग छोटी छोटी बातों की ज्यादा चिंता करते हैं, वो जल्दी गंजे हो जाते हैं, इसलिए वो लंबी स्पीचेस से परेशान नहीं करेगा। जीक को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन कम से कम हॉल का एटमॉस्फेयर हल्का हो गया था। एग्जामिनर ने फिर अनाउंस किया कि नए स्टूडेंट्स को अब उनके डॉर्मेटरीज असाइन किए जाएंगे। जिसका भी नंबर बुलाया जाएगा, उसे तुरंत वहां जाना होगा। जीक ने पूछा कि क्या वो सब एक ही डॉर्मेटरी में नहीं रहेंगे, और रंगस ने एक्सप्लेन किया कि 4 डॉर्म्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। अकेडमी में एक्सेप्ट किया गया हर स्टूडेंट उन 4 हॉल्स में से एक में रह सकता है। जब जीक का नंबर बुलाया गया तो वो उठा और रंगस को बाय कहा। उसे ईस्ट हॉल असाइन किया गया था। कॉरिडोर से गुजारते हुए उसने कमेंट किया कि इस जगह में पिछले 1000 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अपना रूम ढूंढने के बाद उसने कहा कि वो जरूर भटक गया होगा, क्योंकि उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा और उसका रूममेट शायद पहले ही आ गया होगा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने खुशी से अपने नए रूममेट को ग्रीट किया और लेट होने के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि आज से वो एक ही रूम शेयर करेंगे। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए उसका नया रूममेट कोई और नहीं बल्कि रंगस ही था। जीक हंसने लगा, कहते हुए कि लगता है फेट उन्हें बार बार जोड़ रहा है। उसने पूछा कि क्या दिन के लिए और कुछ शेड्यूल्ड है, और रंगस ने कंफर्म किया कि उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ऐसा है क्या? जीक ने कैजुअली कहा, जिससे रंगस ने पूछा कि क्या उसने एग्जामिनर की पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी थी। जीक ने एडमिट किया कि उसने नहीं सुनी थी, जानबूझकर। रंगस ने आहें भरी और कहा कि उन्हें जल्दी आराम करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग अगले दिन शुरू होगी। जब जीक खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने एल ड्रैगन फैमिली से भागने और दुनिया घूमने के अपने प्लान के बारे में सोचा। लेकिन एन्चांटेड स्टोन विद रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज और हीलिंग पोशन के बारे में जानने के बाद उसने रियलाइज किया कि उसने एग्जाम के दौरान कई इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर की हैं। अगर वो सच में पिछले 1000 सालों में हुए सभी बदलावों को समझना चाहता है, उसने सोचा, तो शायद एल ड्रैगन फैमिली के साथ थोड़े टाइम रहना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। अकेडमी में 1 महीना बीत गया और उनकी ट्रेनिंग और भी हार्श होती चली गई। दोनों हाथों में हैवी डंबेल्स पकड़े हुए इंस्ट्रक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो जो ड्रैगन्स ब्रेथ उन्हें सिखा रहा है, वो 15th एल ड्रैगन फैमिली हेड द्वारा बनाई गई सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में से एक थी। उन्हें याद दिलाने के बाद कि उन्हें किसी भी कंडीशन में टेक्निक को मास्टर करना होगा, इंस्ट्रक्टर का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स पर गया। उनमें से कुछ उसने नोटिस किया ने ड्रैगन्स ब्रेथ को ऑलरेडी मास्टर कर लिया था, खासकर वो यंग वुमन जिसे उसने मास्टर लिका कहा। उसकी ओवरफ्लोइंग एनर्जी ये सजेस्ट कर रही थी कि वो 2 स्टार लेवल तक पहुंचने के करीब है। लेकिन उसके अलावा
एक और स्टूडेंट ने उसका ध्यान खींचा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। ज़ीक ना सिर्फ डंबेल्स पकड़े हुए ट्रेनिंग कर रहा था, बल्कि अपने सर और हाथों पर बड़े पत्थर भी बैलेंस कर रहा था। इंस्ट्रक्टर ने डिसबिलीफ में देखा और खुद से बड़बड़ाया कि फैमिली हेड का खून सच में ज़ीक की वेन्स में बहता है। हालांकि कहा जाता था कि बचपन से ज़ीक को किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, इसलिए जो कुछ भी वो अब देख रहा था वो उसके लिए अनफेमिलियर था। ज़ीक दूसरी तरफ विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो टेक्निक उसने कभी ड्रैगन किंग्स ब्रीदिंग टेक्निक कही थी, उसे आने वाले फैमिली हेड्स ने और डेवलप किया था और अब उसे फैमिली की दूसरी ब्रांचेस को भी सिखाया जा रहा था। ज़ीक के अनुसार ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसे मेथड्स थे जो आसपास की सोर्स पावर को बॉडी में इकट्ठा करते थे। एक बार सर्कुलेट होने के बाद ये सोर्स पावर इंसान की अपनी इनर एनर्जी को स्ट्रेंथन करती थी। ऐसी टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस इंडिविजुअल की एबिलिटी और इंटेलेक्ट पर डिपेंड करती थी। इसीलिए इस दुनिया की बड़ी फैमिलीज अपनी टेक्निक्स को सीक्रेट रखती थी। उन्हें कभी भी आउटसाइडर्स या उनके ब्लड लाइन से ना होने वालों को सीखने नहीं देती थी। ज़ीक ने यह भी रियलाइज किया कि ड्रैगन्स ब्रेथ एक सेफ और सिंपल टेक्निक थी मास्टर करने के लिए। काफी आसान, लेकिन ये उसके लिए बेकार थी अगर इसे सिर्फ रेस्ट करते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता। उसका अपना वर्जन ब्रीदिंग टेक्निक का यूज आसपास की सोर्स पावर को मैनिपुलेट करने देता था, यहां तक कि चलते फिरते भी। इस वजह से ये एक्चुअल कॉम्बैट में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल था, लेकिन सीखना भी बहुत मुश्किल था। सिर्फ कुछ ही लोगों ने इसे मास्टर किया था। उसने सोचा कि करंट जनरेशन ने जरूर उसके ओरिजिनल वर्जन को सिंप्लीफाई कर दिया होगा ताकि फैमिली के ब्रांच मेंबर्स भी इसे सीख सकें। और उस डिसीजन ने साफ तौर पर एल ड्रैगन फैमिली को स्ट्रेंथन करने में मदद की थी। ज़ीक एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसने जो टेक्निक्स बहुत पहले डिस्कवर की थीं, उनका 1000 साल बाद भी इम्पैक्ट होगा। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसके द्वारा बनाई गई दूसरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से बड़बड़ाया, इस ख्याल से अम्यूज्ड होकर। लिका इस बीच चुपके से दूर से ज़ीक को ऑब्जर्व कर रही थी। बाद में कैफेटेरिया में दूसरे स्टूडेंट्स हैरान थे कि ज़ीक कितना खाना खा रहा है। जैसे ही वो अपना खाना खाता रहा, उसने नोटिस किया कि रंगस उसके सामने चुपचाप बैठा है। क्या हुआ? ज़ीक ने पूछा। अगर तुम खाओगे नहीं तो स्ट्रांग नहीं बनोगे। रंगस ने बस पूछा कि क्या ज़ीक को अपना स्टैमिना अजीब नहीं लगता। बस इतनी सी बात, ज़ीक ने जवाब दिया। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें और खाना होगा। ज्यादा ट्रेन करो, खुद को पुश करो। उसने रंगस को अपना कुछ खाना भी ऑफर किया, लेकिन रंगस ने पोलाइटली मना कर दिया, कहते हुए कि उसका पेट भर गया है। जब ज़ीक सोच रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी में एंटर करने से पहले ही वेल ट्रेन्ड थे, एक लड़की अचानक उनके पास आई। तुम काफी इम्प्रेसिव हो, लिका ने कहा। उसकी टोन शांत लेकिन कॉन्फिडेंट थी। ज़ीक ने आंखें झपकाई। और तुम कौन हो? उसने कैजुअली पूछा। रंगस अपने खाने पर चोक कर गया, नर्वस होकर फुसफुसाते हुए। तुम्हें नहीं पता वो कौन है? वो मास्टर लिका हैं, फैमिली हेड लॉर्ड बाल्जा की बेटी। ओह, ज़ीक ने बेपरवाही से कहा। मैं इसका क्या करूं? मैं इसे नहीं जानता। रंगस को पसीना आने लगा। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मास्टर लिका नेक्स्ट फैमिली हेड बनने के कैंडिडेट्स में से एक हैं। वो ऐसी नहीं है जिनसे तुम कैजुअली बात कर सको। ऐसा है क्या? ज़ीक ने जवाब दिया। मैं भी फैमिली हेड का बच्चा हूँ, एक इललिजिटिमेट वाला। हालांकि रिंगस शॉक में फ्रीज हो गया, जबकि लिका ज़ीक को क्यूरियोसिटी से देखा। क्या ये सच है? उसने पूछा। तुम सच में फैमिली हेड के इललिजिटिमेट सन हो? नैरेटर की आवाज जारी रही। लिका टाइफोना एल ड्रैगन फैमिली को इनहेरिट करने के कैंडिडेट्स में से एक अब ज़ीक के सामने खड़ी थी। मैं इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? ज़ीक ने कंधे उचकाते हुए कहा। लिका ने हल्का सा फ्राउन किया। तो मुझे बताओ, तुम जैसा एक इललिजिटिमेट चाइल्ड मैजिक स्टोन को अपने नंगे हाथों से कैसे तोड़ सकता है? कोई जो एक रिनाउंड फैमिली से नहीं है, उसके पास ऐसी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं ज़ीक हूँ, उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, रंगस की तरफ मुड़ते हुए। घूरना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। लिका और रंगस दोनों एक पल के लिए शांत हो गए। फिर लिका अचानक मुस्कुराई। तुम सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, उसने कहा और उसके बगल में बैठ गई। मेरे अंडर काम करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपने फॉलोअर्स में से एक बना लूंगी। ज़ीक ने एक आईब्रो उठाई। इससे तुम्हारा आखिर क्या मतलब है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो, उसने कहा। मेरे एलाई बनो और मैं तुम्हारी बैकर बनूंगी। हर इललिजिटिमेट चाइल्ड को एलाइज और इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है ना?
अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो मुझे नेक्स्ट फैमिली हेड बनने में मदद करने के लिए, और जब मैं बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे अपने ड्रीम्स अचीव करने में मदद करूंगी। जीक ने हेजिटेट तक नहीं किया, नहीं, उसने साफ कहा। लिका ने फिर से फ्राउन किया। क्यों नहीं, ये मत कहना कि तुम खुद फैमिली हेड बनना चाहते हो। जैसे ही उसके ऑरा में हल्की क्रैकलिंग एनर्जी भड़की, जीक बता सकता था कि वो 2 स्टार लेवल तक पहुंचने के करीब है। उसके एज के किसी के लिए ऐसा ऑरा रिलीज करना वो सच में इम्प्रेसिव था। फिर भी जीक काम रहा। तुम जो चाहो सोच सकती हो और कर सकती हो, उसने कहा, लेकिन मुझे फैमिली हेड या किसी भी तरह के टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? लिका ने ठंडे से पूछा। जीक ने अपना नाइफ टेबल में घुसा दिया। क्योंकि मुझे किसी को सर्व करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज स्टेडी लेकिन शार्प थी। मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। कैफेटेरिया शांत हो गया। यहाँ तक कि लिका को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या फील कर रही थी। जीक की प्रेजेंस ने एक पल के लिए उसे पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया था। रेंगिस ने तुरंत टेंशन कम करने के लिए बीच में आकर दोनों को शांत होने के लिए कहा, लेकिन लिका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जो अभी हुआ उससे एम्बैरेस्ड और गुस्सा होकर उसने जीक को एक डुअल के लिए चैलेंज करने का फैसला किया। जीक हालांकि को कोई परवाह नहीं लगी और वो बस खाना खाता रहा। कुछ पलों बाद कैंपस में एक हंगामा फैल गया। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? एक स्टूडेंट ने पूछा। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर, दूसरे ने जवाब दिया। यंगर जेनरेशन के बीच एक डुअल होने वाला है। मास्टर लिका खुद लड़ रही हैं। क्या टाइफोना फैमिली की मास्टर लिका? किसी ने चौंक कर कहा। कौन इतना बहादुर है जो उन्हें चैलेंज करे? जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचे तो सब आपस में फुसफुसाने लगे, सोचते हुए कि उनका सामना कौन करेगा। जीक इस बीच विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लिका डुअल के बारे में सच में सीरियस थी। क्या तुम इसके लिए अच्छे से हो? रेंगिस ने नर्वस होकर पूछा। तुम मास्टर लिका से लड़ोगे? भले ही तुम उसे मास्टर कहो, मुझे नहीं पता वो कौन है, जीक ने साफ साफ जवाब दिया। रेंगिस ने आहें भरी। तुम्हें कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। अब जब मुझे पता है कि तुम भी फैमिली हेड के बेटे हो, जो चाहो करो, जीक ने कहा। फिर भी रेंगिस ने समझाने की कोशिश की। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तुम समझो कि तुम किसके खिलाफ हो। मास्टर लिका कोई भी नहीं है। वो लॉर्ड बाल्जा एल्ड्रैगन की बेटी है और वो टाइफाना फैमिली का खून भी कैरी करती है। एल्ड्रैगन्स को सपोर्ट करने वाली 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक। वो एक प्रोडिजी है जिसने कम उम्र में टाइफाना फैमिली की हेरिडिटरी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक के सभी फॉर्म्स में महारत हासिल कर ली है। अपने फादर के दूसरे बच्चों की तरह उसके पास टेरिफाइंग टैलेंट है। जीक ने सर टेढ़ा किया। मुझे इसमें से एक शब्द भी समझ नहीं आया सिवाय इसके कि वो फैमिली हेड की बेटी है। रेंगिस उसे घूरता रहा। तुम्हें इसमें से कुछ कैसे नहीं पता? क्योंकि मुझे नहीं पता, जीक ने साफ साफ कहा, इसलिए मुझसे मत पूछो। रेंगिस ने आंखें झपकाई जब जीक अचानक हंसा। लेकिन क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे फाइट और भी फन हो जाएगी। एक्साइटिंग लग रहा है? रेंगिस बस चिंता में आहें भर सका। जीक कितना भी स्ट्रांग हो, मास्टर लिका एक अलग ही लेवल पर थी। तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट ही क्यों किया? उसने पूछा। मैं कभी किसी फाइट से भागता नहीं हूँ, जीक ने जवाब दिया, और लगता है मेरा चैलेंजर वैसे भी तैयार है। उसी पल लिका अपनी तलवार को जमीन में गाड़े खड़ी थी। उसका ऑरा भड़क उठा। उसके चारों तरफ हल्की सी बिजली चमक रही थी। क्या तुम दोनों की बातें हो गईं? उसने ठंडे से पूछा। लिका ने चिल्लाकर पूछा कि क्या उनकी बातें आखिरकार हो गई हैं, और जीक ने जवाब दिया कि वो तैयार है। रेंगिस डर और शौक से कांपते हुए तुरंत उनसे दूर भाग गया, जीक को उनकी फाइट में सावधान रहने की चेतावनी देते हुए। जीक फिर लिका की तरफ मुड़ा और पूछा कि वो उससे लड़ने के लिए इतनी डिटर्मिन्ड क्यों है। लिका ने एक्सप्लेन किया कि वो एल्ड्रैगन फैमिली की नेक्स्ट फैमिली हेड बनना चाहती है, और इसे अचीव करने के लिए उसे जीक को हराना होगा और उसे अपने फॉलोअर्स में से एक बनाना होगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जीक ने पूछा, सोचते हुए कि फैमिली हेड बनने के उसके सपने से उसका क्या कनेक्शन है। लिका ने उसे वापस सवाल किया, पूछते हुए कि क्या उसे सच में उनके फैमिली की करंट सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और क्या एक इललेजिटिमेट चाइल्ड होना इसका रीजन है कि वो इतना अनजान है। जीक ने बस जवाब दिया कि उसे नहीं पता, ये मानते हुए कि उनके फैमिली के बारे में उसकी नॉलेज लिमिटेड थी। इस वजह से लिका ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने कहा कि उन दोनों को मिलाकर नेक्स्ट फैमिली हेड बनने के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं। जीक के अलावा उसके सभी सिबलिंग्स एल्ड्रैगन क्लैन की 4 मेजर ब्रांच फैमिली से जुड़े हुए थे। फैमिली हेड की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये उन ब्रांचेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गई। इस वजह से जीक के सभी सिबलिंग्स ड्रैगन्स नेस्ट में स्टडी करने और अपनी अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने आए थे।
क्योंकि सक्सेशन की लड़ाई एक फियर्स कंपटीशन में बदल गई थी, लिका को अपने बड़े भाइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत थी। जीक जल्दी ही समझ गया कि ये एल्ड्रैगन फैमिली की 4 मेन ब्रांचेस के बीच एक पावर स्ट्रगल है। उसे ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा और वो श्योर भी नहीं था कि वो इसे समझना चाहता है। लिका ने फिर जारी रखा, कहते हुए कि फैमिली हेड के कैंडिडेट्स में से एक होने के नाते उसे ना सिर्फ अपने नॉलेज और पावर को बल्कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स इकट्ठे करके अपने इन्फ्लुएंस को भी स्ट्रेंथन करना था। बिना एक और शब्द कहे वो सीधे जीक की तरफ चार्ज कर गई, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो उसे अभी और यहीं हराएगी ताकि उसे अपने सबऑर्डिनेट्स में से एक बना सके। लेकिन जीक ने आसानी से उसके पावरफुल स्ट्राइक को डॉज कर लिया, साथ ही उसके बाद हुए अटैक्स के झोंके को भी। फिर भी लिका ने उसे भागने नहीं दिया। देखने वाले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। उनकी मूवमेंट्स की स्पीड इनक्रेडिबल थी। लिका के अटैक्स उसकी भारी ग्रेट स्वॉर्ड के बावजूद इतने स्मूथली और तेजी से चल रहे थे कि ये लगभग एफर्टलेस लग रहा था। जैसे ही उन्होंने सिबलिंग्स के बीच बैटल देखा, भीड़ लिका के सोर्स पावर पर उसके प्रिसाइज कंट्रोल के बारे में बड़बड़ाने लगी, ये नोट करते हुए कि उसके स्ट्राइक्स टाइम के साथ तेज और स्ट्रांग होते जा रहे थे। वो मेन ब्रांचेस में से एक से फैमिली हेड की एक असली बेटी की पावर पर सिर्फ हैरान हो सकते थे। कुछ ने तो ये तक कहा कि फाइट का रिजल्ट पहले से ही साफ है। जो वो नहीं जानते थे हालांकि वो ये था कि लिका खुद इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीक उसके हर एक अटैक को कैसे डॉज कर रहा है, या ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो बस उसके साथ खेल रहा है। रंगस जो दूर से देख रहा था हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसकी पहले की चिंताएं गायब हो गईं जब उसने जीक की शांत मूवमेंट्स देखी। जीक ने फिर रिमार्क किया कि लिका जो मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर रहा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एडमिट किया कि उसकी मूवमेंट्स किसी भी ऑर्डिनरी 1 स्टार लेवल फाइटर से कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन लिका इरिटेट होकर उस पर चिल्लाई कि वो बोलना बंद करे और उनकी फाइट पर फोकस करे। जीक ने अपनी मुट्ठी कसी और कहा कि वो पहले से ही फोकस्ड है और यही वजह है कि वो इतना पावरफुल स्ट्राइक इतनी आसानी से लगा सकता है। उसका पंच सीधा लगा और लिका इस फोर्स से तुरंत घुटने टेक गई। वो अपने घुटनों पर गिर गई, अपनी तलवार और पेट को दर्द में पकड़े हुए। स्पेक्टेटर्स हाँफने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, सोचते हुए कि जीक ने लिका के सारे अटैक्स को कैसे अवॉइड किया और ये मिस्टीरियस लड़का आखिर है कौन। जैसे ही लिका खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसने पूछा कि उसके कोई भी स्ट्राइक्स क्यों नहीं लगे। दूसरे 1 स्टार फाइटर्स के कंपैरिजन में वो जानती थी कि वो बहुत तेज है, तो लॉजिकली जीक को उसके साथ कीप अप नहीं कर पाना चाहिए था। जीक ने एडमिट किया कि वो सच में किसी भी 1 स्टार से तेज है जो उसने कभी देखा है, लेकिन उसकी नजर में वो अभी भी सिर्फ एक 1 स्टार थी। तुम भी एक 1 स्टार हो, लिका ने गुस्से से कहा, ये कहते हुए कि जीक को उसकी स्पीड और मूवमेंट्स को मैच नहीं कर पाना चाहिए। इसका एक सिंपल रीजन है, जीक ने जवाब दिया। तुम्हारी सांस, तुम्हारी आंखों की मूवमेंट, यहां तक कि तुम्हारे मसल्स का शिफ्ट, मैं उन सब को पढ़ सकता हूं। इन छोटे डिटेल्स को ऑब्जर्व करके मैं तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। ये सब एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मुझे हंसाओ मत, लिका ने चिल्लाते हुए उस पर एक और तेज वार किया। लेकिन जीक ने आसानी से फिर डॉज किया, कहते हुए कि बिल्कुल उसके कुछ पल पहले के शब्दों की तरह वो उसकी हर मूव को देख और पढ़ सकता है। अगले ही पल उसने एक और पावरफुल अटैक से काउंटर किया जिसने लिका को एक वायलेंट फोर्स के साथ दीवार से टकरा दिया। स्पेक्टेटर्स शॉक में चिल्ला उठे, पूछते हुए कि क्या लिका सच में हार गई है। मास्टर जीक, वो अमेजिंग था, आपने मास्टर लिका को हरा दिया। रिंगिस ने एक्साइटमेंट में चिल्लाया, लेकिन जीक ने शांति से कहा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही धूल साफ हुई, लिका एक बार फिर खड़ी हुई, चोट लगी हुई लेकिन डिफायंट। जीक ने नोट किया कि उसने अपनी सोर्स पावर को अपने कोर में फोकस कर लिया था, जिससे वो उसके अटैक को बिना सीरियस डैमेज के सह सकी। वो हल्का सा मुस्कुराया और एडमिट किया कि लिका सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी। बस बहुत हुआ मास्टर लिका, लिंगिस ने विनती की, लेकिन जीक ने उसे पीछे हटने के लिए कहा, वार्न करते हुए कि वो उनके अगले एक्सचेंज में फंस सकता है। जीक ने फिर लिका से बहते हुए ऑरा की एक इंटेंस सर्ज नोटिस की। उसने सोचा कि क्या वो अभी अभी 2 स्टार लेवल पर आगे बढ़ गई है।
स्पेक्टेटर्स ने भी ये नोटिस किया, वो गलत नहीं हो सकते थे। उसके शरीर पर चमकता हुआ निशान इस बात का प्रूफ था कि वो सच में एक वाइट ऑरा के साथ 2 स्टार बन गई थी। 2 स्टार लेवल एक ऐसी स्टेज थी जहां कोई अपनी सोर्स पावर को अपने मार्शल आर्ट्स में चैनल कर सकता था, यहां तक कि उसे अपने शरीर के बाहर ऑरा के रूप में मैनिफेस्ट भी कर सकता था। लिका ने जीक को धन्यवाद दिया, कहते हुए कि उसकी वजह से उसने एक्सपेक्ट किए गए टाइम से पहले 2 स्टार लेवल हासिल कर लिया है। लेकिन इस वजह से उसने डिक्लेयर किया, तुम्हारे पास अब जीतने का कोई चांस नहीं है। अपने ऑरा के साथ वो जीक की तरफ चार्ज कर गई, उसकी ग्रेट स्वॉर्ड रेडिएंट पावर से घिरी हुई। जीक बस हंसा, वो सच में थ्रिल्ड लग रहा था। तुमने सच में इम्प्रूव किया है, उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, एक और तेज वार को डॉज करते हुए। तुम्हारी स्पीड अब इनक्रेडिबल है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया जब उसने अपने गाल पर एक चुभन महसूस की, एक हल्का सा काट। मुझे पता है, मैंने वो अटैक डॉज किया था, जीक ने खुद सोचा। लाइका ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो आखिरकार उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस देख सकता है। ये मेरी असली एबिलिटी है, उसने गर्व से कहा। अब जब मैं एक फुल 2 स्टार बन गई हूं और अपना ऑरा हासिल कर लिया है, मैं तुम्हें असली थंडर ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की रियल पावर दिखाऊंगी। ओह, तो मुझे एक ऐसी मार्शल आर्ट देखने को मिलेगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जीक ने कहा, एक्साइटमेंट में मुस्कुराते हुए। उसके लिए ये उनकी फाइट का सबसे थ्रिलिंग और इंजॉयबल मोमेंट बन रहा था। लाइका ने अचानक लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक अनलीश की। लाइटनिंग फ्लैश। उसकी तलवार चमकती हुई गोल्डन एनर्जी से क्रैकल कर रही थी जब वो आगे बढ़ी। जीक तुरंत बिजली के तूफान में घिर गया, जिससे उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा जब उसने चिल्लाया, वेट अ सेकंड, ये कैसी टेक्निक थी? तुम बिजली को ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर सकती हो? क्या ये एक स्पैरिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? लाइका ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी जब गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ बढ़ने लगी। तुम हैरान लग रहे हो, उसने शांति से कहा, एक और मूव बुलाते हुए, लाइटनिंग नेट। जमीन से चिंगारियां निकली, बिजली का एक चमकता हुआ जाल बनाते हुए, जो जीक की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने इसे बाल बाल बचाया। जैसे ही वो लैंड किया, उसने खुद से बड़बड़ाया, उसकी पावर बहुत बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। इस रेट पर यह फाइट आसान नहीं होगी। ऑडियंस अवे में बड़बड़ाने लगी, अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रही थी। जब से लाइका 2 स्टार लेवल पर आगे बढ़ी थी, बैटल का रुख पूरी तरह से बदल गया था। रंगस, जो चिंता से देख रहा था, चिंता करने लगा। जीक ने नोटिस किया कि लाइका की मूवमेंट सिंपल थी, उसके 1 स्टार सेल्फ के कंपैरिजन में कुछ नया नहीं था। लेकिन उसकी तलवार का हर वार अब कहीं ज्यादा फोर्स कैरी कर रहा था। उसकी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक पावर से ओवरफ्लो कर रही थी, उसका ऑरा हर स्ट्राइक को एम्पलीफाई कर रहा था। जो चीज जीक को और भी ज्यादा हैरान कर रही थी, वो स्पीड थी। लाइका उसके अनुमान से कहीं ज्यादा तेज मूव कर रही थी और उसकी बिजली अजीब तरह से मिस्टीरियस लग रही थी। फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहा। भले ही वो खुद को थंडर में लपेट सकती थी, वो श्योर था कि वो इसे काउंटर कर सकता है। फिर भी क्यूरियोसिटी उसके अंदर भर गई। ये कैसी पावर थी? वो किस तरह की बिजली को कमांड कर सकती थी? उसके लगातार हमलों से बचते हुए उसने उसकी हर मूव को स्टडी किया, उसके ऑरा और उसके रिदम को एनालाइज करते हुए। लीका जीक की शांत मुस्कान को नोटिस करते हुए, जब वो उसके अटैक से दूर नाच रहा था, ने फ्राउन किया। अभी भी मुस्कुरा रहे हो? तुम एक डुएल में किसी के लिए बहुत रिलैक्स लग रहे हो, उसने तंज कसा। देखते हैं ये कब तक चलता है। वो एक बार फिर आगे बढ़ी, उसकी तलवार रोशनी से चमक रही थी जब उसने स्विफ्ट थंडर इस्तेमाल किया, खुद को गोल्डन लाइटनिंग में लपेटते हुए। लेकिन फिर से जीक ने आखिरी पल में बचाया। वो बिजली की तरह तेज है, उसने सोचा। तभी लाइका ने मिड चार्ज अपनी तलवार घुमा दी। इस बार वार सही लगा, जिसने जीक को एक पावरफुल शॉकवेव के साथ पीछे उड़ा दिया, जिसने धूल और मलबा पूरे फील्ड में फैला दिया। रंगस हाँफ गया और घबराहट में जीक की तरफ दौड़ा, लेकिन एक स्पेक्टेटर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। इस बीच जीक उठा, उसके कपड़े जले हुए थे, लेकिन उसकी विल अटल थी। लाइका ने फिर से चार्ज किया, एक और लाइटनिंग फ्लैश अनलीश करते हुए, उसे सीधे टकराते हुए। फिर भी जीक बाद में भी सीधा खड़ा रहा। वो अभी भी कैसे खड़ा है? लाइका ने बड़बड़ाया, उसकी भौहें डिसबिलीव में सिकुड़ गई। रंगस उनकी तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए, मास्टर लीका, रुक जाओ, बस बहुत हुआ, हमने पहले ही आपकी स्ट्रेंथ देख ली है। लेकिन लाइका ने ठंडे से जवाब दिया, तुम्हें समझ नहीं आता रंगस, बैटल के बीच में रुकना जीक की इंसल्ट होगी।
परेशान होकर रंगस ज़ीक की तरफ मुड़ा और विनती की, प्लीज मास्टर ज़ीक, सरेंडर कर दो, बस बहुत हुआ। लाइका हंसी, वो सही कह रहा है, तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए सरेंडर करना समझदारी होगी। अगर तुम घुटने टेको और मेरे प्रति लॉयल्टी की शपथ लो तो मैं रुक जाऊंगी। लेकिन ज़ीक बस शांति से मुस्कुराया। लाइका की आंखें कठोर हो गई। एक इललेजिटिमेट चाइल्ड होने के बावजूद तुम सच में एक प्राउड एल ड्रैगन हो, उसने हल्की सी मजाक के साथ कहा। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड ऊंची उठाई, उसका ऑरा गढ़ने लगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगी। आसमान से बिजली गरजी जब लाइका ने अपनी पहली सीक्रेट आर्ट हेवंस थंडर बुलाई। गोल्डन एनर्जी का एक विशाल सर्ज उतरा, ज़ीक के पैरों के नीचे पत्थरों को तोड़ते हुए। थंडरबोल्ट ने उसके शरीर पर एक दैवीय क्रोध के तूफान में वार किया। रंगस डर से चिल्ला उठा, अपने दोस्त के शरीर को गोल्डन लाइटनिंग में घिरते हुए उसके जले हुए रूप से धुआं उठ रहा था। लाइका ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आई एम सॉरी ज़ीक, लेकिन ये अंत है। लेकिन फिर एक आवाज क्रैकलिंग हवा में गूंजी, ऐसा है क्या? एक पल में एक शानदार गोल्डन लाइटनिंग ऑरा आसमान की तरफ एक्सप्लोड हो गया। लाइका की आंखें शॉक से फैल गई जब वो मुड़ी। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास लाइटनिंग ऑरा कैसे है? वो हकलाई। ज़ीक खड़ा था, शांति से मुस्कुराते हुए, जब गोल्डन आर्क्स उसकी स्किन पर नाच रहे थे। तो इसे तुम लाइटनिंग ऑरा कहती हो? उसने कैजुअली कहा। अगर तुम पूछ रही हो कि मुझे ये कैसे मिला, तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता। उसकी टोन शांत थी, लेकिन उसके शब्दों ने भीड़ में हलचल मचा दी। इम्पॉसिबल, लाइका ने फुसफुसाया, जो वो देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ज़ीक में मुस्कुराते हुए कहा, सच तो ये है, मैंने तुम्हें जानबूझकर मुझे मारने दिया। मैं तुम्हारी लाइटनिंग को स्टडी करना चाहता था, वो कैसे बहती है, कैसे बिहेव करती है, और किसी तरह मैंने इसे खुद इस्तेमाल करना सीख लिया। ये बकवास है, लाइका ने गुस्से से कहा। अंदर ही अंदर ज़ीक ने खुद को समझाया कि उसने जानबूझकर लाइका के अटैक्स लिए थे, क्योंकि उसकी लाइटनिंग ने उसे इंट्रीग किया था। उसके वारों को सहते हुए उसने लगातार अपनी ड्रैगन किंग्स ब्रेथ टेक्निक एक्टिवेट की। उसकी सांस और उसकी लाइटनिंग के बीच अजीब रेजोनेंस ने उसके शरीर में गोल्डन एनर्जी जमा कर दी। इससे पहले कि उसे पता चलता, वो खुद बिजली को मैनिपुलेट कर सकता था। शायद लाइका का एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सोचा, और उसके फैमिली की ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को देखते हुए ये लाइकली है कि उनका पूरा ब्लड लाइन इस लाइटनिंग एफिनिटी को शेयर करता है। ज़ीक उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइटनिंग टाइप सोर्स पावर इतनी इनक्रेडिबल होगी। ये डुअल परफेक्ट ट्रेनिंग साबित हुआ। मुस्कुराते हुए उसने ऐड किया, तुम्हारी वजह से लाइका, मैं भी 2 स्टार लेवल तक पहुंच गया हूं। गोल्डन लाइटनिंग उसके चारों तरफ भड़की जब उसने डिक्लेयर किया, हमारी बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लाइका ने दहाड़ मारी और फिर से चार्ज किया। उसकी ग्रेट स्वॉर्ड पावर से चमक रही थी, एक और अंधा कर देने वाला अटैक अनलीश करते हुए। लेकिन ज़ीक ने आसानी से साइड स्टेप किया और एक काउंटर स्ट्राइक तैयार किया। हालांकि जैसे ही वो हिला, वो अचानक एक फ्लैश में गायब हो गया और अरीना के दूसरे छोर पर फिर से प्रकट हुआ। अभी क्या हुआ? उसने बड़बड़ाया। फिर उसे रियलाइज हुआ, जब किसी को इमेंस सोर्स पावर मिलती है तो वो शरीर के मसल्स और नर्व्स को स्ट्रेंथन करती है। इस नए लाइटनिंग ऑरा ने जरूर मेरी फिजियोलॉजी बदल दी होगी। मैं अपनी स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टैंड्स में रंगस स्पीचलेस था, वो उनकी मूवमेंट्स को अब फॉलो नहीं कर पा रहा था। दोनों फाइटर्स गोल्डन लाइट और थंडर के धुंधले निशान थे। क्या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, या लाइका ने हाल ही ने एक भी हिट लैंड नहीं किया है? उसने सोचा। फ्रस्ट्रेट होकर लाइका ने चिल्लाया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ज़ीक? मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं नहीं कर रहा, ज़ीक ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मैं मानता हूं तुम एक असली थ्रेट हो। फिर उसने आगे बढ़कर एक पावरफुल किक मारी, लेकिन लाइका ने उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया। फोर्स ने उसे पीछे धकेल दिया। ज़ीक सीधे होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। इसे खत्म करना? लाइका ने रिपीट किया, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। हाँ, ज़ीक ने जवाब दिया, मैं कुछ टाइम से एक नई टेक्निक बनाने के बारे में सोच रहा था, और ये परफेक्ट टाइम लग रहा है। एक नई टेक्निक बनाना? उसने डिसबिलीव में कहा। ज़ीक ने हाँ में सर हिलाया। एग्जैक्टली। उसने एक पल के लिए रोका, फिर बड़बड़ाया, क्या मुझे इसे फर्स्ट फॉर्म कहना चाहिए या शायद एक स्पेशल फॉर्म? लाइका ने आंखें झपकाई, कंफ्यूज्ड।
क्या उसे प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी मिली है? उसने ये किस फैमिली से सीखा होगा? उसके विचार घूम रहे थे। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, ज़ीक एक फ्लैश में उसके बगल में प्रकट हुआ। उसके हाथ में बिजली बढ़ रही थी। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक, वो चिल्लाया। अटैक ने उसे सीधे टकराया, उसे गोल्डन थंडर के एक भयंकर तूफान में लपेटते हुए। उसकी बॉडी जोर से कांपी, उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल गई जब वो उसके सामने घुटनों पर गिर गई। बिजली अभी भी उसके चारों तरफ क्रैकल कर रही थी। अरीना शांत हो गया। रंगस और बाकी लोग डिसबिलीव में घूरते रहे। ज़ीक जीत गया था। लाइका जमीन पर लेटी हुई कांपते हुए सांस छोड़ रही थी। कुछ पलों के बाद उसने खुद को बैठने के लिए फोर्स किया, कांपते हुए। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं हार गई। मुझे नेक्स्ट फैमिली हेड बनना था। मैं हार नहीं सकती, किसी से भी नहीं, उसने कड़वाहट से सोचा। ज़ीक उसके पास आया, अपना हाथ बढ़ाते हुए। तुम अमेजिंग थी लाइका, सच में स्ट्रॉन्ग, उसने सच्चे दिल से कहा। कुछ नया सीखना हमेशा एक्साइटिंग होता है। ये फाइट इसके लायक थी। गर्मी से मुस्कुराते हुए उसने ऐड किया, अगर ये आखिरी बार था जब हम लड़े तो बोरिंग होगा। चलो कभी और एक स्पैरिंग मैच करते हैं। लाइका फ्रीज हो गई, उसके गाल लाल हो गए जब वो उसके बड़े हुए हाथ को घूरती रही। अपनी हार के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी, शायद गर्व से या शायद पहली बार एडमिरेशन। एक बार फिर ज़ीक ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक और स्पैरिंग मैच करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने ऐड किया कि वो उनके अगले बाउट का इंतजार नहीं कर सकता। लिका थोड़ी शर्मीली होते हुए ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, ये मानते हुए कि वो उसके लिए कोई मैच नहीं थी, और उसने अपनी हार विलिंगली एक्सेप्ट की। इस बीच कई घंटों बाद एक डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर गहराई में बाल्जा एल ड्रैगन, लिका और ज़ीक के फादर और एल ड्रैगन फैमिली के करंट हेड अनगिनत अजीब और जंगली मॉन्स्टर्स से घिरे खड़े थे। जैसे ही क्रीचर्स उसकी तरफ चार्ज कर रहे थे, बाल्जा की आंखें एक इंटेंस रोशनी से चमकने लगी, एक क्रशिंग वेव ऑफ ऑरा और ड्रैगन प्रेशर रिलीज करते हुए। उसने तुरंत हर क्रीचर को जगह पर फ्रीज कर दिया, अपनी तलवार खींचते हुए। बाल्जा ने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स का पहला फॉर्म जेनेसिस इन्वॉक किया। एक ही फ्लूइड स्विंग के साथ उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स साफ साफ दो टुकड़ों में कट गए। जैसे ही उसने अपनी तलवार मियान में रखी, एल ड्रैगन फैमिली के सोल्जर्स आगे बढ़े ताकि कोई बचे हुए मॉन्स्टर्स जो उनके मास्टर के स्ट्राइक से बच गए हों उन्हें खत्म कर सकें। बाल्जा रिफ्ट के एग्जिट की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, एक सोल्जर ने उसे बुलाया, कहते हुए कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बाल्जा चलना बंद कर गया और पूछा कि ये किस बारे में है। सोल्जर ने उसे इन्फॉर्म किया कि लेडी लिका 2 स्टार लेवल तक पहुंच गई है। ये सुनते ही बाल्जा बीच रास्ते में ही फ्रीज हो गया। उसकी चमकती हुई आंखें झपकी और उसका जवाब ठंडा और अलग था लगाया। तो इससे क्या? सोल्जर साफ तौर पर नर्वस ने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ 7 साल की उम्र में 2 स्टार लेवल तक पहुंचना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। उसने ऐड किया कि लिका के टैलेंट के साथ जब वो ड्रैगन्स नेस्ट से ग्रेजुएट होगी तो वो लाइकली 4 स्टार या शायद 5 स्टार लेवल तक भी पहुंच जाएगी। बाल्जा का जवाब ठंडा था, टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। अगली बार जब तुम मुझे रिपोर्ट करो, मैं सुनना चाहता हूं कि वो हमारे लिए कैसे काम आ सकती है। अगर तुम बस इस तरह के बेकार अपडेट्स लाते हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। सोल्जर शांत हो गया जब बाल्जा रिफ्ट के एग्जिट की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर कदम रखता, सोल्जर ने जल्दी से ऐड किया कि लिका हाल ही में एक स्पैरिंग मैच में हार गई है। बाल्जा अचानक रुक गया और अपना सर थोड़ा सा घुमाया। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या वो अपने भाइयों में से किसी से हारी? उसने पूछा। सोल्जर ने सर हिलाया। नहीं मास्टर, वो अपनी ही उम्र के किसी से हारी थी, लॉर्ड ज़ीक से। ज़ीक? बाल्जा ने रिपीट किया, उसकी आवाज धीमी थी। उस औरत का बेटा? यादें सामने आई, एक हम्बल मेड की, ज़ीक की मदर। वो औरत सच में बैटल में गिफ्टेड थी, उसने बड़बड़ाया, लेकिन वो लड़के को जन्म देने के बाद मर गई। वो पूरी तरह से सोल्जर की तरफ मुड़ा, उसका टोन शार्प था। मुझे बताओ, ज़ीक को किसने ट्रेन किया होगा कि वो एक 2 स्टार कल्टीवेटर को हरा दे? सोल्जर ने जवाब देने से पहले हेजिटेट किया। किसी ने नहीं मास्टर, लॉर्ड ज़ीक ने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। उसने लेडी लिका को अपनी स्ट्रेंथ और स्किल से ही हराया। इनफैक्ट वो भी 2 स्टार लेवल तक पहुंच गया है। समझ गया, बाल्जा ने साफ कहा। फिर एक बार फिर अपनी पीठ घुमाते हुए उसने डिक्लेयर किया,
पहला ट्रायल शुरू करो। सोल्जर साफ तौर पर चौंक गया। मास्टर बाल्जा, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन क्या पहले ट्रायल के लिए ये बहुत जल्दी नहीं है? स्टूडेंट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू किए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। बाल्जा ने उसे बीच में ही काट दिया। मुझे परवाह नहीं, मौत ना टाइमिंग देखती है, ना लेवल, ना फेवरेट्स, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करने के लायक हैं। स्टार लेवल्स का कोई मतलब अगर वो पहला ट्रायल नहीं सह सकते। जो फेल होते हैं वो एल ड्रैगन नाम के लायक नहीं है। जी मास्टर, सोल्जर ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन हिर बाल्जा ने ऐड किया, और फ्रेया को बुलाओ, उसे तुरंत वापस आने के लिए कहो। सोल्जर की आंखें डिसबिलीफ में फैल गई। फ्रेया? मास्टर, क्या आपका मतलब उस फ्रेया से है? बाल्जा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, अगर ज़ीक लिका को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके हरा सकता है तो वो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा इंट्रीगिंग है। मैं चाहता हूं कि फ्रेया पहला ट्रायल खुद डिजाइन और सुपरवाइज करे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो हर पार्टिसिपेंट को पर्सनली ऑब्जर्व करे। सोल्जर ने गहरा झुककर प्रणाम किया। जैसे आपकी आज्ञा मास्टर। बहुत टाइम बाद पहली बार बाल्जा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। एक दुर्लभ, लगभग गर्म एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर चमका जब उसने धीरे से कहा, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अगले दिन ड्रैगन्स नेस्ट में स्टूडेंट्स ने रेंगस के अंडर अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखी। ज़ीक हालांकि एक तरफ था, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। वॉल सिट पोजीशन में बैठकर उसने अपने सर पर एक विशाल बोल्डर बैलेंस किया हुआ था, जबकि दोनों हाथों में डंबल्स पकड़े हुए थे। उसका अटल फोकस ने रंगस और दूसरों का ध्यान खींच लिया, जो उसे चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अपनी आंखें बंद किए ज़ीक उस टेक्निक पर विचार कर रहा था जिसे वो स्टडी कर रहे थे, स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स। जैसा उसे याद था, ये टेक्निक मूल रूप से 15th फैमिली हेड द्वारा बनाई गई थी। भले ही इसे एक कॉम्बैट आर्ट का लेबल दिया गया था, सच में ये एक बॉडी एनहांसमेंट मेथड था। सिंपल फिर भी वेल कंस्ट्रक्टेड, जिससे यंग कल्टिवेटर्स भी इसे समझ सकते थे। रंगस ने बुलाया, ज़ीक, तुम ट्रेन नहीं करोगे? ज़ीक ने एक आंख खोली। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब कॉम्बैट ट्रेनिंग से है, रंगस ने क्लैरिफाई किया। हम स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने वो पहले ही सीख लिया है, ज़ीक ने कैजुअली जवाब दिया। रंगस स्टन्ड हो गया। क्या? लेकिन ये हमें आज सुबह ही सिखाया गया था। तुमने इसे इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर लिया? क्योंकि मैं हूं, ज़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हारी सोर्स पावर गलत तरह से बह रही है। मेरी क्या? रंगस ने कंफ्यूज होकर पूछा। ज़ीक ने भारी बोल्डर अपने सर से नीचे रखा और रंगस को मुड़ने के लिए कहा। अपना हाथ रंगस की पीठ पर रखते हुए ज़ीक ने अपना ऑरा रंगस के शरीर से चैनल किया, एनर्जी के फ्लो को करेक्ट करते हुए। ये लो, उसने कहा, तुम्हारा ऑरा ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए। रंगस उसकी तरफ मुड़ा, शुक्रगुजार। तुमने सच में स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स में महारत हासिल कर ली है ना? ये इनक्रेडिबल है। ज़ीक ने खेल खेल में फ्राउन किया। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? तुम कैसे दोस्त हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रंगस ने जल्दी से कहा। बस मेरे फादर के अलावा मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं सिखाया, इसलिए मैं जो कुछ भी सीख सकता हूँ, सीखना चाहता हूँ। आप, लॉर्ड ज़ीक, के पास पहले से ही अपने मार्शल आर्ट्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि लेडी लाइका को हरा सकें। मैंने बस सोचा कि स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स आप जैसे किसी के लिए बहुत सिंपल और बोरिंग हो सकते हैं। ये बोरिंग नहीं है, ज़ीक ने जवाब दिया। एक्चुअली मैं इसकी स्टेबिलिटी को एडमायर करता हूँ। ये मुझे मेरे अपने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स की याद दिलाता है। हालांकि मेरे बच्चों को वो टेक्निक कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स सच में एक कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग टेक्निक थी, लेकिन उसमें इमेंस पावर थी। इसमें 4 मेन फॉर्म्स थे और लाइका के साथ अपनी बैटल के दौरान ज़ीक ने एक 5वां बना लिया था। इसके अलावा एक सीक्रेट, इसका फाइनल फॉर्म भी था, एक टेरिफाइंग और डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी, वही जिसे उसने कभी अपनी पिछली लाइफ में डिवाइन ड्रैगन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने चुपके से सोचा कि उसके वंशजों ने उसकी दूसरी ड्रैगन टेक्निक्स को टाइम के साथ कैसे हैंडल किया था। शायद उन्होंने उन्हें मॉडिफाई कर दिया था। इस ख्याल ने उसे और भी एक्साइटेड कर दिया। वैसे भी उसने कहा, क्योंकि मैंने स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स को पहले ही मास्टर कर लिया है, मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग जारी रखूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी का टेक्निक सीखने का अपना तरीका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जारी रख पाता, रंगस ने अचानक उसका नाम चिल्लाया। ज़ीक, प्लीज मुझे सिखाओ। मैं जानता हूँ ये एक बेशर्म रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी। ज़ीक ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर हाँ में सर हिलाया।
ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रंगस हैरानी से आंखें झपकाने लगा। वेट, तुम्हारा मतलब है तुम सच में मुझे सिखाओगे? बिल्कुल, ज़ीक ने जवाब दिया। तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? तुमने ही तो पूछा था। मैंने बस सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, रंगस ने शर्माते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ज़ीक ने कहा, और मैं जानता हूं कि तुम सिखाने लायक हो। तभी लाइका उनके पास आई। भले ही हेजिटेंट थी, उसने कहा, ज़ीक, मैं भी चाहती हूं कि तुम मुझे सिखाओ। रंगस उसकी तरफ मुड़ा, चौंक कर। आप भी लेडी लाइका? कोई प्रॉब्लम है? उसने शांति से पूछा। सच कहूं तो मैं सोचती थी कि मेरी उम्र का कोई मुझे हरा नहीं सकता। एल ड्रैगन फैमिली के नेक्स्ट हेड बनने के कैंडिडेट के रूप में मुझे अपनी पावर पर विश्वास था, लेकिन कल का मैच, उसने मेरा गर्व तोड़ दिया। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुमने लाइटनिंग ऑरा कैसे इस्तेमाल किया, या तुम यूज उसे मुझसे भी बेहतर कैसे चलाते हो। ज़ीक ने आहें भरी। तो अब ये मेरी गलती है, उसने आधा मजाक में बड़बड़ाया। डिटर्मिन्ड, लाइका ने जारी रखा। मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग कि अपने बड़े भाइयों को हरा सकूं, और तुम्हें भी। ज़ीक, प्लीज मुझे सिखाओ। ज़ीक एक पल के लिए शांत हो गया। गहरी सोच में, क्योंकि ज़ीक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लाइका ने पूछा कि क्या वो सच में इसके लिए ठीक है, भले ही वो भी नेक्स्ट हेड ऑफ द एल ड्रैगन फैमिली बनने का कैंडिडेट है। रंगस उसके साथ सहमत हुआ, ये रियलाइज करते हुए कि भले ही ज़ीक एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, बाल्जा एल्ड्रेगॉन अभी भी उसका फादर है, जो टेक्निकली ज़ीक को सक्सेसर्स में से एक बनाता है, चाहे वो इसे पसंद करे या ना करे। ज़ीक ने शांति से जवाब दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या लीका की बॉडी ट्रेन करने के लिए अच्छी कंडीशन में है, ये कहते हुए कि जो उसने उनके मैच में देखा, उसकी इंजरीज को आम तौर पर ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगता। लीका ने सर हिलाया और कहा कि उसने पहले ही एक हीलिंग पोशन इस्तेमाल कर ली है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ीक और रंगस ने एक दूसरे को देखा, आपस में फुसफुसाते हुए। ज़ीक ने पूछा कि क्या उस मेडिसिन की सच में ऐसी अनोखी प्रभावशीलता है, लेकिन रंगस ने जवाब दिया कि अगर ज़ीक एंट्रेंस एग्जाम के दौरान दी गई बेसिक पोशन की बात कर रहा है, तो वो लीका के घावों को इतनी जल्दी ठीक करने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि वो फैमिली हेड की बेटी है, उसने जरूर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर किस्म का पोषण इस्तेमाल किया होगा। ज़ीक ने हैरानी में आहें भरी, बड़बड़ाते हुए कि ये युग सच में कुछ और ही है। लीका ने हाँ में सर हिलाया, ये मानते हुए कि पोषण के बिना वो कम से कम 1 महीने के लिए बेड रिडन होती। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी उसकी रिक्वेस्ट थी, क्या ज़ीक उसे भी ट्रेन करने के लिए राजी होगा। वो जानती थी कि उसे भी ट्रेन करने की जरूरत है, लेकिन वो उसके गाइडेंस में स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी। ज़ीक ने बिना किसी हेजिटेशन के अग्री कर लिया, कहते हुए कि वो एम्बिशन वाले यंग लोगों को कभी मना नहीं करता। लीका और रंगस दोनों उसके जवाब से हैरान थे। लीका ने इशारा किया कि वो भी उनकी तरह यंग है, जबकि रंगस ने ऐड किया कि वो लगभग सेम एज के हैं। ज़ीक हंसा और अग्री किया। फिर एक छेड़ने वाले टोन में ज़ीक ने पूछा कि क्या वो सच में उसे अपना इंस्ट्रक्टर बनाने के बारे में श्योर है। आखिरकार वही था जिसने उसे हराया था। लीका ने मजबूती से जवाब दिया कि उसे इसकी परवाह नहीं है, उसके पास पिकी होने का लग्जरी नहीं था। अगर वो एल्ड्रेगॉन फैमिली की नेक्स्ट हेड बनना चाहती है, तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ीक को याद आया कि कैसे उनकी पहली मुलाकात के दौरान उसने फैमिली हेड बनने के अपने सपने का जिक्र किया था। उसने पूछा कि वो उस गोल के प्रति इतनी ऑब्सेस्ड क्यों लगती है। बिना किसी हेजिटेशन के लीका ने जवाब दिया कि अगर वो फैमिली हेड बनने में फेल हो गई, तो उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसने कड़वाहट से कहा कि बेस्ट केस सिनेरियो में उसे शायद अपने कजिन्स में से किसी से शादी करने के लिए फोर्स किया जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस ये होगा कि उसे एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसे वो जानती तक नहीं। ज़ीक का एक्सप्रेशन गहरा हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा जब उसने पूछा कि इससे उसका क्या मतलब है। लीका ने कहा कि ये नेचुरल है, ये देखते हुए कि एल्ड्रैगन ब्लडलाइन कितनी वैल्यूएबल है, खासकर फैमिली की 4 ब्रांचेस के अंदर। उनकी सोर्स पावर स्पेशल है, इसे अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए फैमिली अपनी ब्लडलाइन को प्योर रखने के लिए ऑब्सेस्ड है। रंगस कांप गया, ज़ीक से अचानक निकले टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करते हुए। उसकी आवाज ठंडी और तेज हो गई जब उसने कहा कि एल्ड्रैगन फैमिली ने सच में इस तरह के डिस्कस्टिंग काम करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी मुट्ठियां कसी, कहते हुए कि वो ऐसी गंदी और बेमतलब ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय कर देगा।
लेकिन इससे पहले कि एटमॉस्फेयर और भारी होता, कई इंस्ट्रक्टर्स आ गए, तुरंत सबका ध्यान खींचते हुए। लीका ने हैरानी से आंखें झपकाई, सोचते हुए कि वो क्यों आए हैं, जबकि ज़ीक ने बड़बड़ाया कि टाइमिंग इससे बुरी नहीं हो सकती थी। उसे चिंता हुई कि उन्होंने शायद सुन लिया होगा जो उसने अभी कहा। फिर उनके पीछे से जलती हुई लाल बालों वाली एक महिला प्रकट हुई। एक इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा और अनाउंस किया कि आज से उनका एक नया इंस्ट्रक्टर होगा। ये पर्सन कितना भी बिजी हो, उसने उन्हें पर्सनली सिखाने के लिए टाइम निकाला है, इसलिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे ही लाल बालों वाली महिला पास आई, उसने अपना हाथ लीका की तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो लेडी लीका है। खतरे की एक लहर महसूस करते हुए लीका ने इंस्टिंक्टिवली पीछे छलांग लगा दी। ज़ीक सुरक्षात्मक रूप से आगे बढ़ा, जबकि रंगस ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बालों वाली महिला हल्का सा मुस्कुराई, लीका की तेज रिएक्शन की तारीफ करते हुए और कहते हुए कि उसकी ऑरा क्वालिटी बुरी नहीं है। ज़ीक ने हल्का सा फ्राउन किया, उसने अभी तक उसकी प्रेजेंस को महसूस तक नहीं किया था। रंगस ने नर्वस होकर पूछा कि वो कौन है। इंस्ट्रक्टर ने फिर उसे लेडी फ्रेया के रूप में इंट्रोड्यूस किया, ब्लैक ड्रैगन कोर्स की फ्रेया फ्यूएनकिक। फ्रेया ने एक पोलाइट स्माइल दी और सबको ग्रीट किया, कहते हुए उन सबसे मिलकर उसे खुशी हुई। उसने फिर सीधे ज़ीक को देखा और पूछा कि क्या वो लॉर्ड ज़ीक है। जब उसने कंफर्म किया तो उसने पूछा कि क्या वो उसके अचानक प्रकट होने से हैरान नहीं है। ज़ीक ने शांति से जवाब दिया कि उसकी कोई भी चीज हैरान करने योग्य है। वाली नहीं है। फ्रेया एक पल के लिए फ्रीज हो गई जब ज़ीक की आंखें हल्की सी चमकने लगी और उसने कमेंट किया कि उसकी स्टेल्थ टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेया को जल्दी ही रियलाइज हुआ कि फैमिली हेड बाल्जा एल्ड्रैगन भी इस लड़के में क्यों इंटरेस्टेड है। इस बीच ज़ीक ने उसकी मूवमेंट्स को एनालाइज किया। उसने नोटिस किया कि उसकी सोर्स पावर उसके निचले शरीर में कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक ऐसे फ्लो पैटर्न को फॉलो करते हुए जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए उसके कदमों से बिल्कुल आवाज नहीं आती। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चिंगारी चमकी जब उसने सोचा कि वो किस तरह के मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करती है। फ्रेया ने फिर क्लास की कमांड ले ली। उसने कंफर्म किया कि वो उनकी नई इंस्ट्रक्टर होगी। स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में आपस में फुसफुसाने लगे। लेडी फ्रेया टेम्पेस्ट विंड फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक के रूप में जानी जाती थी। दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कंफर्म किया कि फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के अंडर एक 6 स्टार प्रैक्टिशनर थी, इलीट यूनिट जो सीधे फैमिली हेड के अंडर काम करती थी। स्टूडेंट्स ऑ में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसके रैंक का कोई उनकी एकेडमी में पढ़ाने क्यों आएगा। फ्रेया हल्का सा मुस्कुराई और कहा कि वो सच में उन्हें ट्रेन करेगी, लेकिन एक कंडीशन पर, उन्हें एक सिंपल टेस्ट पास करना होगा। स्टूडेंट्स उसके शब्दों पर हाँफ गए। उसने उन्हें चिंता ना करने के लिए कहा। टेस्ट सिंपल था, उन्हें बस उसके हाथ में जो क्रिस्टल है वैसा ही लाना है और पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर एक पूरे महीने तक सरवाइव करना है। रेंगस उस नाम पर पीला पड़ गया, जबकि ज़ीक को नॉस्टैल्जिया महसूस हुआ। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन, उसने एक्सप्लेन किया, अनगिनत जहरीले जीवों का घर था। एक पत्ते को भी छूने से एक आम इंसान की तुरंत मौत हो सकती थी। ये पूर्ण खतरे का एक क्षेत्र था। ज़ीक को याद आया कि कैसे अपनी पिछली लाइफ में वो अक्सर उस जगह को अपने पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करता था। फिर भी उसने सोचा कि ये टेस्ट यंग स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत क्रूएल हैं। फ्रेया ने रूल्स एक्सप्लेन किए। हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल ऑर्ब मिलेगा। अगर उनका ऑर्ब टूट गया या खो गया तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब किसी ने नर्वस होकर पूछा कि डिस्क्वालीफाई होने वालों का क्या होता है, तो फ्रेया ने साफ साफ जवाब दिया, उन्हें ड्रैगन्स नेस्ट से निकाल दिया जाएगा। उसने ऐड किया कि उन्हें जहर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ड्रैगन्स ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक रहेंगे। जब तक वो अपने ऑर्ब्स को पकड़े रहते हैं और अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं। लिका ने इशारा किया कि जहरीले पौधों के अलावा वहां मॉन्स्टर्स भी हैं। फ्रेया की आंखें तेज हो गई जब उसने कहा कि उन्हें उन मॉन्स्टर्स को खुद हराना होगा, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे वो खाना सिक्योर कर सकते थे। बिना हंटिंग के वो कुछ दिन भी नहीं टिक पाते। स्टूडेंट्स दहशत में आ गए। रेटन ने बड़बड़ाया कि ये इम्पॉसिबल है। कईयों ने डाउट किया कि क्या उनकी बेसिक कॉम्बैट टेक्निक स्ट्राइक ड्रैगन वहां रहने वाले क्रीचर्स को चोट भी पहुंचा सकती है। फ्रेया ने मुस्कुराते हुए उन्हें पैनिक ना करने के लिए कहा। उनके पास तैयारी के लिए 5 दिन थे। उस टाइम के दौरान वो एल ड्रैगन फैमिली आर्काइव से एक बेसिक वेपन आर्ट चुनकर सीख सकते थे। अगर उन्होंने उसे मास्टर कर लिया तो उनके सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 5 दिनों में उसे सीखने में फेल हो गए तो वो पहाड़ में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी।
एक स्टूडेंट ने डरते हुए पूछा कि क्या फ्रेया उनकी मदद करेगी अगर चीजें बहुत डेंजरस हो गईं? फ्रेया ने अंधेरे में हंसी, कहते हुए, तुम ड्रैगन्स नेस्ट में हो, एल ड्रैगन फैमिली की जमीन पर। यहाँ कमजोर टिकते नहीं, सिर्फ स्ट्रांग ही सरवाइव करते हैं। अगर तुम अपने बल पर कुछ मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, तो तुम उनके साथ जहर के बिस्तर पर शांति से सो सकते हो। स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे, उनके चेहरों से पसीना टपक रहा था। रिंगिस रोने ही वाला था, जबकि लिका गहरी सोच में शांत रही। जीक ने खुद से फ्राउन किया, सोचते हुए कि क्या ये अभी भी वही एल ड्रैगन फैमिली है जिसे वो कभी जानता था। ये उस टाइम से बहुत अलग महसूस हो रहा था जब वो फैमिली हेड था। फ्रेया ने फिर कहा कि अभी के लिए बस इतना ही। उसने हर वेपन टाइप के लिए मार्शल आर्ट्स बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उन्हें आगे बढ़कर जो भी टेक्निक वो सीखना चाहते हैं उसे चुनने के लिए कहा। जैसे ही स्टूडेंट्स भीड़ में आगे बढ़े, रेंगस ने हेजिटेट किया, श्योर नहीं था कि क्या चुने। जीक ने उसे एक स्पीयर टेक्निक लेने की सलाह दी, याद दिलाते हुए कि उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान एक स्पीयर इस्तेमाल किया था। रेंगस जल्दी से अग्री कर गया और उसे धन्यवाद दिया। लेका ने कहा कि वो ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक चुनेगी क्योंकि वो पहले से ही लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड के बेसिक फॉर्म्स जानती थी। लेकिन जीक ने उसे रोका, उसे बजाय इसके एक्स आर्ट्स ट्राई करने का सजेस्ट करते हुए। लेका ने पूछा क्यों, और जीक ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी करंट वीकनेसेस को कवर करने में मदद करेगा। क्योंकि ये जीक ने सजेस्ट किया था, उसने आर्ग्यू नहीं किया और बस हाँ में सर हिलाया, चुपचाप उसके शब्दों पर भरोसा करते हुए। फ्रेया ने फिर पूछा कि क्या सबने अपनी बुक्स चुन ली हैं। जब उन्होंने कंफर्म किया तो उसने उन्हें बाकी 5 दिनों का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए कहा। उनका सर्वाइवल पूरी तरह से उन टेक्निक्स को मास्टर करने पर डिपेंड करता था। अगर वो ऐसा करने में फेल हो गए तो वो पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में दुखद रूप से मर जाएंगे। जैसे ही वो जाने वाली थी, फ्रेया को अचानक कुछ याद आया और वो वापस मुड़ी। उसने उन्हें वॉर्न किया कि टेस्ट के दौरान उनके सीनियर्स उनके क्रिस्टल ऑब्स चुराने की कोशिश करेंगे। रंगस स्टन्ड हो गया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। फ्रेया ने एक्सप्लेन किया कि उनका 10 ईयर ओल्ड सीनियर ग्रुप भी वही टेस्ट दे रहा होगा, लेकिन उनका टास्क यंगर बैच से ऑब्स ढूंढकर चुराना है। उसने ऐड किया कि यंगर स्टूडेंट्स सीनियर्स से ज्यादा हैं और क्योंकि पॉइजन ड्रैगन माउंटेन विशाल है, वो लकी हो सकते हैं और कॉन्फ्रंटेशन से बच सकते हैं। फिर भी उनके सीनियर्स उन्हें ढूंढने और उन पर अटैक करने के लिए सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। ये कहने के बाद फ्रेया मुड़ी और चली गई। रंगस दहशत में लग रहा था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था जब उसने पूछा कि वो अब क्या करेंगे। ना सिर्फ उन्हें जहरीले मॉन्स्टर्स से डील करना था, बल्कि उन्हें हंट करने वाले अपर क्लासमैन से भी। लेका ने फ्राउन किया और कहा कि हर अपर क्लासमैन कम से कम 1 स्टार लेवल या उससे ऊपर है। अगर वो उस पर गैंग अप करते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी और उनके ज्यादातर क्लासमेट्स शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जीक ने हाँ में सर हिलाया, कहते हुए कि उसकी बात सही है। अगर लेखा अकेले नहीं लड़ सकती तो उसे 2 या 3 का ग्रुप बनाना चाहिए। कोऑपरेशन आखिरकार फॉरबिडन नहीं था। वो एक दूसरे की मॉन्स्टर्स हंट करने और सीनियर से डिफेंड करने में मदद कर सकते थे। जब रंगस ने जीक के प्लान के बारे में पूछा तो जीक ने बस कहा कि उसका इरादा सोलो जाने और एग्जाम एंजॉय करने का है। लेका ने आहें भरी और एडमिट किया कि किसी तरह ये बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जीक ने सजेस्ट किया कि वो पहले खा लें। जैसे ही वो दूर चले गए, लेका ने रंगस पर एक नजर डाली और पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि जीक कभी कभी थोड़ा अजीब है। रंगस ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, हाँ कभी कभी। 5 दिन बाद स्टूडेंट्स पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सामने इकट्ठे हुए। उनके इमोशंस डर और डिटर्मिनेशन के बीच अजीब थे। फ्रेया उनके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी और उसने डिक्लेयर किया कि मौसम टेस्ट शुरू करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है और आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो उस लाइक बटन को जरूर हिट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप इस एपिक स्टोरी में हमारा अगला अपडेट मिस ना करें।